च1 अक्षराज गुणाधृति प्रेजेंटिंग यू ठाकुर's अनवांटेड ब्राइड। बेगूसराय, बिहार। रात के अंधेरे में ठाकुर हवेली की सजावट और भी निखर कर बाहर आ रही थी। ठाकुर हवेली के ठीक पीछे वाले ग्राउंड में एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा था। ये ऑर्केस्ट्रा बेगूसराय में अपनी पकड़ और भी मजबूत होने की खुशी में थी। ठाकुर परिवार ने बेगूसराय के इलेक्शन में जीतकर अपनी पार्टी खड़ी कर ली थी। बहुत बड़े बड़े लोग और राजनेता आज के ऑर्केस्ट्रा में शामिल थे। सबके चेहरे पर बड़ी बड़ी मुस्कुराहट थी। कुछ लोग जो अपनी झूठ खुशी दिखा रहे थे। सबके हाथों में शराब का गिलास था। सभी लोग नशे में मदहोश होकर ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे। तभी मेन गेट से एक थार जो स्पीड से ग्राउंड की तरफ आ रही थी, उसे देख सब एक पल के लिए डर गए, क्योंकि उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि मानो जो भी उसके सामने आए वो उसे हिट कर देगी। सब लोग इधर उधर होते हुए साइड हट गए और वो थार ग्राउंड के बीचों बीच आकर रुक गई। सब लोग खौफ से उसकी तरफ देखे जा रहे थे, लेकिन एक नजर थी जिसकी आंखों में डर नहीं बल्कि गर्व था। और होता भी क्यों नहीं, आज की शाम उसके नाम ही तो थी, उसकी वजह से ही तो उन्हें बेगूसराय की कुर्सी मिली थी। अभी वो ये सोच रहे थे कि थार का गेट खुलता है और एक पैर बाहर निकलता है। उसकी ब्लैक डार्क शूज देख सब समझ सकते हैं कि वो कितनी महंगी है। और अगले ही पल थार के अंदर से एक शख्स बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर ब्लैक चश्मे लगे हुए थे। काले कुर्ते में उसकी मस्कुलर बॉडी साफ साफ पता चल रही थी। उसके कुर्ते की स्लीव्स हाफ फोल्ड की हुई थी, जिसकी वजह से उसके हाथ की नसें दिख रही थी। उसका हैंडसम फेस, शार्प जॉलाइन और डार्क पिंक होठ देख कोई भी अपना ईमान बेचने को तैयार हो सकता है, लेकिन बस कुछ लोगों को ही इस हसीन चेहरे के पीछे के काले राज के बारे में पता था। उस शख्स को देखते ही एक आदमी उसके पास आता है और उसके कंधों को टैप करते हुए कहता है, हम आज बहुत खुश हैं, तुम्हारे कारण से हमको आज बेगूसराय का कुर्सी मिल गया। बताओ तुमको क्या चाहिए, आज जो मांगोगे वो मिलेगा तुमको। ये कहते हुए वो आदमी बहुत खुश लग रहा था। उस शख्स ने उस आदमी को एक नजर देखा और कहा, हमको अभी कुछ नहीं चाहिए, हम वक्त आने पर आपसे मांग लेंगे। उद्धरण चिन्ह। ये सुन आदमी ने कुछ नहीं बोला। वही उन दोनों की बात सुन एक आदमी जो दिखने में अमेरिकन लग रहा था, उसने अपने अमेरिकन हिंदी टोन में कहा, ठाकुर साहब ये कौन है? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अमेरिकन का सवाल सुन ठुकुर साहब ने उस शख्स के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहा, हमारा गुरूर, हमारी ताकत, ठाकुर खानदान का बड़ा बेटा अक्षराज ठाकुर। उद्धरण चिन्ह। उसे अमेरिकन ने जैसे ही ये सुना उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसके आंखों में भी डर आ गया। उसने जल्दी से अपना सर नीचे करते हुए कहा, ओह बड़े ठाकुर आई एम दे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन अक्षरराज ने उसे देखा और इग्नोर किया। तभी एक तेज आवाज सबको सुनाई दी, बेगूसराय को जीतने की खुशी में इतना ठंडा इंतजाम, लगता है बलराज ठाकुर जश्न मनाना भूल गए। उद्धरण चिन्ह। इतना कहा वो इंसान हंसने लगा। ये इंसान और कोई नहीं, ऑपोजिशन पार्टी का मेन लीडर था जो आज के ऑर्केस्ट्रा में आया था। उसकी बात सुन अभी बलराज ठाकुर कुछ कहते ही हैं कि अक्षराज उस इंसान के पास आते हैं और उसके सामने वाली पॉकेट में रखे रुमाल को ठीक करते हुए कहता है, ठाकुर हैं हम, ना हमें भूलने की आदत है और ना ही हारने की। वो क्या है ना मिश्रा जी, इतने सालों से आप अपनी पार्टी का ऑर्केस्ट्रा देखकर ऑर्केस्ट्रा का असली रूप ही भूल गए हैं, इसलिए तो आपको आज हमने यहाँ बुलाया है ताकि आपको ऑर्केस्ट्रा का असली रूप दिखाया जा सके। अक्षरज की बात सुन मिश्रा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। अभी वो कुछ कहते ही उन्हें अक्षरज की चिल्लाने की आवाज आई, शुरू करो। उद्धरण चिन्ह। ये ऑर्डर सुनते ही लाइट्स डिम हो गई और सब लोग फिर से अपनी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मिश्रा जी भी बलराज ठाकुर के साथ जाकर बैठ गए। वही उसके जाती है। अक्षराज अपने बालों में अपना हाथ फेरते हुए अपने थार के बोनट पर जाकर बैठ गया। उसने अपने एक पैर को एक के ऊपर टिका लिया था और सामने स्टेज पर देखा जा रहा था। उसकी भूरी भूरी आंखें अभी भी चश्मे के नीचे छुपी हुई थी। एक लड़की जिसने एक लाल रंग की चोली के साथ साइड कट्स कट पहनी थी, स्टेज के बीचों बीच खड़ी थी। उसका गोरा बदन लाल रंग में खिल रहा था। हुक राजा जी, हुक राजा जी। लाइट्स धीरे धीरे फिर से जलने लगी और वो लड़की अपनी दोनों हाथ पीछे कर अपनी चोली के हुक के पास ले गई। ये देख वहां खड़े सभी लोगों के आंखों में लालाच साफ साफ दिखने लगा, सिर्फ एक को छोड़कर। हुक राजा जी, हुक राजा जी। वो लड़की बड़ी अदा के साथ धीरे धीरे करके खड़ी हो जाती है और अपने जुल्फों को संवारते हुए आगे चल कर आती है। जहां सबकी नजरें उसके ऊपर झुकी थी, वही वो लड़की अक्षराज को देखे जा रही थी। केसिया भी झाड़ लेनी, पहन लेनी साड़ी। वो अपनी अदा बिखेरते हुए बलराज ठाकुर के सामने बने स्टेज पर आ गई और अपने दुपट्टे को अपनी कमर के बीच टक करते हुए कहा, अंडस्को लाली लगाई लेनी, रूपवा संवारी। अपने दोनों हाथ गाल के पास ले जाते हुए उसने अपने दोनों हाथ अपने गाल के पास ले जाते हुए उन्हें सहलाया। केसिया भी झाड़ लेनी, पहन लेनी साड़ी।
लाली लगाई लेनी, रूपवा संवारी। उसकी नजर उस पर बैठे अक्षराज पर दोबारा गई और वो अपनी अदा बिखेरते हुए अक्षराज के बिल्कुल सामने आ गई और उसे देखते हुए कहा, ईगो हो ताटे पिछवा से चूक, राजा जी। ईगो हो ताटे पिछवा से चूक, राजा जी। लेकिन अक्षराज अभी भी बिना कुछ बोले चुपचाप बैठे था। अक्षराज के साथ आए साथी के आंखों में डर आ चुका था उस लड़की को देख, क्योंकि वो लड़की कुछ ज्यादा ही अक्षराज के करीब जाने की को लगाई दी। वो लड़की आगे बढ़ते हुए अक्षराज के हाथों को अपने हाथ में ले लेती है और उसे अपनी सीने की तरफ ले जाती है। लगाए दही चोलिया के हुक, राजा जी। लगाए दही चोलिया के हुक, राजा जी। अभी वो अक्षराज के हाथों को अपनी सीने पर रख ही पाती है। लगाए दही चोलिया के हुक, राजा जी। अक्षय अगले ही पल अपने कुर्ते की जेब से बंदूक निकाल हवा में फायर कर देता है। बंदूक की आवाज इतने पास से सुनते ही वो लड़की एक झटके से अक्षराज के हाथों को छोड़ अपने कान पर रख लेती है और अपनी आंखों में डर लिए उसे देखने लगती है। वही अक्षराज उस लड़की को ऊपर से नीचे देखते हुए गुस्से से कहता है, अगली बार हमको छूने की कोशिश क्या, अगर हमारे आसपास भी नजर आई तो जिंदा जमीन में गाड़ देगे। वो लड़की बस अपने सर जल्दी जल्दी हाँ में हिलाने लगती है, मानो उसकी जान अक्षराज के बंदूक की नोक पर हो। ये नजारा देख वहां खड़े सभी के चेहरे पर एक बार फिर से डर आ चुका था। बलराज ठाकुर बिना किसी इमोशन के अक्षराज को देख रहे थे। वो उसकी ये हरकत को बहुत अच्छे से जानते थे। अक्षराज बिना किसी को देखे बोनट से उतर अपने थार के अंदर बैठ वहां से स्पीड निकल जाता है। सभी लोग उसे देखते रहते हैं। जश्न का माहौल डर में बदल चुका था। सब लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे थे। गुना गुना गुना। दूसरी तरफ, उसी शहर के दूसरी तरफ, एक लड़की जिसके हाथों में उसकी डायरी थी वो आसमान को देखती हुई कुछ लिख रही थी। और कुछ लिखने के बाद उसने अपनी डायरी को बंद कर दिया, एक गहरी सांस ली और कहा, क्या हम इतने बुरे हैं कि मम्मी पापा दोनों ही हमको प्यार नहीं करते? क्या वो हमसे इतनी नफरत करते हैं जो हमको हमेशा के लिए खुद से दूर कर रहे हैं? हमको अभी शादी नहीं करनी है, हमको पढ़ना है और पापा मम्मी का नाम रोशन करना है, लेकिन फिर भी पापा आज हमारी शादी फिक्स करके आ गए, वो भी ठाकुर खानदान में। उद्धरण चिन्ह। ठाकुर खानदान का नाम लेते ही उस लड़की के चेहरे पर डर के भाव आ गए थे। आखिर कौन ही था जिसे ठाकुर खानदान के बारे में पता नहीं था? ये कहते ही उसके कानों में फिर से वो एक फैसला गूंज गया जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। फ्लैशबैक। लेकिन माँ, हमको ये शादी नहीं करनी है, आप प्लीज पापा को समझाएं ना। धृति ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह। धृति, मेरी बात सुन, हमको पता है तुमको पढ़ना है आगे, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे पापा और ठाकुर साहब ये रिश्ता तय कर चुके हैं। पूजा जी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए धृति से कहा। उद्धरण चिन्ह। अब चुपचाप तैयार हो जाओ, कुछ देर में ठाकुर खानदान की बड़ी मालकिन तुमसे मिलने आ रही है, और खबरदार जो कुछ गलत करने का सोचा। ये कहते हुए पूजा जी कमरे से बाहर चली गई। उद्धरण चिन्ह। धृति ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को सामने लागे आईने में देखते हुए कहा, हमें आपसे यही उम्मीद है मम्मी, जब आज तक आप हमारे लिए पापा से बात नहीं की तो अब क्या करेगी? फ्लैशबैक एंड। धृति ने अपने आंसू पोंछे जो एक बार फिर से बहने लगे थे, तभी उसके फोन पर एक कॉल आया। धृति ने एक गहरी सांस ली और फोन उठाया हुआ कहा, हाँ बोलो पीहू। पीहू जो धृति की बचपन से उसके साथ थी, वो एक दोस्त से ज्यादा बहन थी उसके लिए। उसने दूसरी तरफ से कहा, कब आएगी तू पटना? क्लासेस शुरू हो गई है। हम अब नहीं आएंगे वापस, धृति ने धीमे से कहा। क्यों, क्या तेरे पापा तुझे कहीं और भेज रहे पने को? पीहू ने सवाल करते हुए कहा। उसकी आवाज सुन साफ पता चल रहा था कि वो अपने दोस्त को किसी भी हालत में अकेला छोड़ना नहीं चाहती है। धृति अब और ये बात छुपा नहीं सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, पापा हमारी शादी करवा रहे हैं पीहू, वो भी ठाकुर खानदान में। उद्धरण चिन्ह। क्या ठाकुर खानदान में? पीहू ने लगाभाग चिल्लाते हुए कहा। जारी है। वार्निंग साइन। ये स्टोरी बेगूसराय जो कि बिहार का एक सिटी है उसके अराउंड रिवॉल्व करेगी। स्टोरी में यूज हुए कुछ गाने, कुछ डायलॉग्स बिहारी होंगे, स्टोरी को रियलिस्टिक बनाना के लिए। इफ यू नो यू नो। टंग आउट। गाइस प्लीज सपोर्ट दिल। Hey beautiful people, don't forget to see this video, you will get spoiler for the story winking face. Chattu Google search. Thakur's unwanted bride. Next morning. ठाकुर हवेली। माँ हमको ये शादी नहीं करनी है, आप जाकर ठाकुर साहब को समझाए, चिराग ने अपनी माँ से कहा। उद्धरण चिन्ह। पापा हैं वो तुम्हारे चिराग, ये ठाकुर साहब क्या लगा रखा है? सीमा ठाकुर चिराग को देखती हुई बोली। उद्धरण चिन्ह। चिराग ठाकुर, ठाकुर खानदान का छोटा बेटा। सीमा ठाकुर, ठकुराइन और बलराज ठाकुर की बीवी और चिराग की माँ। हो माँ,
ना तो वो भैया के पापा हैं, ना ही मेरे उस जैसा इंसान कभी भी किसी का बाप नहीं बन सकता। उसे बस पैसा और पावर से प्यार है। और आप ही बताएं, इन 26 सालों में आपको क्या मिला? चिराग ने चिल्लाते हुए कहा। उसका गुस्सा परवान चढ़ चुका था। वो अपनी जिंदगी में कभी भी बलराज ठाकुर को अपना कब्जा जमाने नहीं देगा। सीमा जी ने जैसे ही ये सुना, उनकी आंखें लाल हो गई और अगले ही पल उनके हाथ चिराग के गालों पर। अपने गालों पर दर्द की लहर महसूस कर चिराग की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपने चेहरे को उठाया जो एक तरफ झुक गया था और सीमा जी को देखा। उसका आंखें लाल हो राखी थी। जाहिर सी बात थी कि उसे अपनी मां पर गुस्सा आ रहा था। सीमा जी ने एक गहरी सांस लिया और कहा, शादी तो आज ही होगी, यही तुम्हारे लिए सही है। इतना कह सीमा जी बिना चिराग की तरफ देखे कमरे से निकल गई। माँ, ये आपने सही नहीं किया। मैं ये शादी नहीं करूँगा। ये शादी मेरे लिए फंडा है बलराज ठाकुर का। वो मुझे वापस से बेगूसराय में रखना चाहता है हमेशा के लिए, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। आई एम सॉरी माँ, चिराग ने अपने गालों को सहलाते हुए कहा। चिराग कहा है, हमसे एक बार मिलने नहीं आया। दिल्ली जाकर अपना संस्कार भूल गया है, मालती जी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। मालती ठाकुर, बलराज ठाकुर की माँ और अक्षराज और चिराग की दादी। नहीं माँ, वो बस थक गया था आकार, और शाम को शादी है तो कमरे में आराम कर रहा है। सीमा जी ने बात बदलते हुए कहा। अच्छा ठीक है, आराम करने दो, वैसे भी को ताकत चाहिए होगी रात को, मालती जी ने हंसते हुए कहा। उनकी ये बात सुन सीमा जी अपना सिर ना में हिलाया। दूसरी तरफ एक बड़ा सा हॉल, जो आज स्पेशली ठाकुर खानदान के तरफ से बुक कर लिया गया था, क्योंकि आज यहाँ ठाकुर खानदान के बेटे की शादी होने वाली थी। लाल और सफेद गुलाबों से सजा ये हॉल किसी महल से कम नहीं लग रहा था। हॉल के बीचों बीच गोल्डन मंडप भी खूबसूरती से सजा हुआ था। मंडप के आसपास कुर्सियां लगे हुए थे। कुछ लोग अभी भी बचे हुए कामों को कर रहे थे। वही हॉल के पीछे एक कमरे में एक लड़की आईने के सामने बैठी हुई थी और एक लड़की उसका मेकअप कर रही थी। उसकी आंखों में कोई इमोशंस नहीं था। तभी कमरे का गेट खुलता है और एक दूसरी लड़की अंदर आती है और चिल्लाती हुई कहती है, धृति। उद्धरण चिन्ह। धृति जो अपने ख्यालों में गुम थी, अपना नाम सुन उस लड़की को देखती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीरे से कहती है, पीहू। उद्धरण चिन्ह। पीहू जल्दी से आकार धृति को अपने गले से लगा लेती है और कहती है, श। चुप हो जा, अब मैं आ गई हूँ ना। धृति पीहू के बाहों में सिसकने लगती है। वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उसके परिवार से कोई भी उसके पास नहीं था। आज उसकी जिंदगी का इतना बड़ा दिन था और उसके पास अपना कहने को कोई भी नहीं था। कल फैसला सुनाने के बाद उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा और आज सुबह सुबह ही यहाँ भेज दिया। और उसके पापा, उनका तो चेहरा भी उसने नहीं देखा। पीहू को अपने पास देख वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और रो पड़ी। अपने बेस्ट फ्रेंड की इस हालत को देख पीहू का मन गुस्से से भर गया। वो उसे संभालना चाहती थी, उसे बहुत कुछ बताना चाहती थी, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट के साथ रहते वो ये नहीं कर सकती थी। वो मेकअप आर्टिस्ट को देखती हुई बोली, तुम जाओ, हम कुछ देर बाद तुम्हें बुला लेंगे, हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही वो मेकअप आर्टिस्ट डर गई, क्योंकि धृति कोई और बाल की ठाकुर खानदान की होने वाली बहू थी और अगर वो टाइम पर तैयार नहीं हुई तो सारा ब्लेम उसके सर आएगा। उसने जल्दी से कहा, माम, लेकिन उनको तैयार होना है। उद्धरण चिन्ह। पीहू ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, इसका मेकअप हो चुका है, बस बाल बनाना है। वो कुछ देर बाद भी हो सकता है, शादी में अभी बहुत टाइम है। उद्धरण चिन्ह। मेकअप आर्टिस्ट ने टाइम देखा और बिना कुछ बोले बाहर चली गई। पीहू की गुस्से वाली आवाज काफी थी उसे डराने के लिए। धृति यार चुप हो जा, तेरा मेकअप खराब हो जाएगा। पीहू ने धृति को चुप करवाते हुए कहा, मेकअप तो एक बहाना था, वो अपने दोस्त को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती थी। धृति उससे अलग हुई और अपने मेकअप को देखा जो थोड़ा थोड़ा खराब हो चुका था। ये देखते ही वो जल्दी से टचअप करने लगी, क्योंकि उसकी माँ ने उसे पहले ही धमका दिया था कि उससे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वही पीहू ने उसे ऐसा करते देख कहा, अब ठीक हो गया है, अब तू मेरी बात सुन। धृति ने उसे देखा और अपना सर हाँ में हिलाया। क्या तू इस शादी से खुश है? पीहू के इस सवाल ने धृति को अपनी जगह पर फ्रीज कर दिया था। उद्धरण चिन्ह। धृति ने धीमे से कहा, ये मैटर नहीं करता पीहू, मुझे बस मम्मी पापा को और दुख नहीं देना, और ये आखिरी बार होगा मेरा, इसके बाद मैं उनकी बेटी नहीं रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। पीहू अपने दोस्त को अच्छे से जानती थी। वो ये भी जानती थी कि ना जाने कितनी बार ही उसके मम्मी पापा ने उसका फायदा उठाया है और हर बार धृति एक भी उफ किए बिना वो हर काम कर देती थी। लेकिन आज के बाद धृति बदल जाएगी। वो अब धृति अग्रवाल नहीं बल्कि बाल्की धृति ठाकुर बन जाएगी। थैंक यू यहाँ आने के लिए, मुझे बहुत अकेला लग रहा था, धृति ने एक छोटी सी स्माइल करते हुए कहा। वही पीहू ने जैसा ही ये सुना उसने भी धीमे से स्माइल की और कहा, तूने बात की उससे?
उद्धरण चिन्ह। पीहू का सवाल सुन धृति ने अपनी आईब्रो सिकोड़ते हुए कहा, किससे? उद्धरण चिन्ह। उसी से, पीहू ने दोबारा कहा। इस बार धृति समझ चुकी थी, उसका चेहरा लाल हो गया और उसने धीरे से अपने सिर ना में हिलाते हुए कहा, मैंने तो उनका चेहरा भी नहीं देखा है। उद्धरण चिन्ह। क्या? पीहू ने लगाभाग चीखते हुए कहा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को शांत किया। वो समझ गई कि इतनी जल्दी शादी होने के कारण दोनों को ही टाइम नहीं मिला होगा। उसने अपना फोन निकलते हुए कहा, ऑकलेट में सी कौन है जिसकी शादी है आज? उद्धरण चिन्ह। धृति चुपचाप अपने दोस्त को देखे जा रही थी, उसकी खूबसूरत ब्राउन आइज चमक रही थीं। वही पीहू अपने फोन पर गूगल पर जल्दी से टाइप करती है, ठाकुर फैमिली मेंबर्स, और अगले ही पल गूगल के वेब पेज पर एक इमेज पॉप अप होता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि ठाकुर परिवार का ही था। सबसे पहले बलराज ठाकुर की फोटो के साथ उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन भी थी, उसके बाद मालती ठाकुर और सीमा ठाकुर की, और इस सब के बाद चिराग ठाकुर की। इस बीच एक और फोटो थी जो साइड में थी और उसके नीचे लिखा था अक्षराज ठाकुर। ये देखते ही पीहू के चेहरे पर डर के भाव आ चुके थे। उसने जल्दी से चिराग की इन्फॉर्मेशन के लिए क्लिक किया और पढ़ने लगी। धृति उसके चेहरे पर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देख रही थी, अभी वो कुछ कहती ही कि पीहू ने धृति के सामने एक फोटो दिखाते हुए कहा, और ये है ठाकुर खानदान के छोटे बेटे जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। धृति ने 2 सेकंड की उस फोटो को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। पीहू ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम्हारी शादी ठाकुर खानदान के छोटे बेटे से हो रही है, ना बड़े से। उसकी ऐसी बात सुन धृति ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, क्यों? क्या वो मैरिड नहीं है पहले से? उद्धरण चिन्ह डॉट। नहीं, बल्कि उनकी तो शादी भी नहीं हुई है, क्योंकि उनके गुस्से से पूरा बेगूसराय ही नहीं बल्कि बिहार से लेकर पूरा देश कांपता है। उन्हें कोई गुस्सा दिलाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। पीहू ने डरते हुए कहा, क्या सच में वो इतने खतरनाक है? धृति ने मासूमियत से पूछा, डर उसके चेहरे पर दिख रहा था। हाँ, वैसे मैंने तो ये भी सुना कि उनका जाना बदनाम गलियों में बहुत आम है। आखिर ठाकुर हैं, खून तो अपना रंग दिखाएगा ही। वो तो अच्छा है, छोटे ठाकुर दिल्ली में रहते हैं, उनको ये सब पसंद नहीं। पीहू के डर के एक्सप्रेशन ये कहते हुए बदल चुके थे, लेकिन धृति अभी भी उसकी कही गई बातों में घूम रही थी। जारी है। छतरी धृति अक्षराज ठाकुर, ठाकुर अनवांटेड ब्राइड। शाम का वक्त, विवाह भवन। मेकअप आर्टिस्ट धृति को देखती हुई बोली, आप बहुत प्यारी लग रही हो, शायद ही आपसे खूबसूरत लड़की देखी होगी छोटे ठाकुर ने। धृति ने एक छोटी सी स्माइल की पर बोला कुछ नहीं। उसके मन में अभी भी पीहू की कही हुई बातें घूम रही थी। कुछ तो था ठाकुर खानदान में जो सब छुपा था, ये बात उसके दिल में खटक रही थी। अभी वो अपने ख्यालों में खोई ही थी कि कमरे का गेट खुला और पूजा जी अंदर आई। उन्होंने ऑरेंज कलर की बनारसी साड़ी पहनी हुई थी, साथ ही गले में सोने के हार। वो धृति के पास आए और उसे देखते हुए कहा, चलो धृति, पंडित जी बुला रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। धृति ने 2 पल के लिए अपनी मम्मी को देखा और अपना चेहरा घूंघट से ढकते हुए पूजा जी के साथ चली गई। क्या सच है ये उसकी अपनी माँ थी? 2 शब्द भी प्यार के नहीं निकले उनसे। ये सोचते ही धृति के आंखों में आंसू भर गए। उसकी पकड़ अपने लहंगे पर कस गई। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की खूब कोशिश कर रही थी। धृति की नजर मंडप में बैठे लड़के के ऊपर गई जिसने गोल्डन और रेड कलर की शेरवानी पहनी थी, लेकिन उसका चेहरा सेहरे के पीछे छुपा हुआ था। पूजा जी धृति को मंडप में दूल्हे के पास बैठाते हुए पीछे हट गई। उसके बैठते ही पंडित जी आगे के मंत्र पढ़ने लगे। फेरे होने के बाद पंडित जी ने सिंदूर की डिब्बी सामने करते हुए कहा, अंडस को ये लीजिए, अब वधू की मांग भर रहे। उस लड़के ने चांदी के सिक्के से सिंदूर को उठाया और धृति की मांग भर दी। सिंदूर की कुछ बूंद धृति के नाक पर गिर चुकी थी। ये फील करते ही धृति ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल पंडित जी ने मंगलसूत्र आगे किया और लड़के ने उसे लेकर धृति के गले में पहना लिया। इस बीच उस लड़के के ठंडे हाथ धृति के गर्दन को छू रहे, जिसे महसूस कर धृति की पूरी बॉडी कपा गई। और फिर कुछ मंत्रों के पढ़ने के बाद पंडित ने एक स्वाहा करते हुए कहा, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही परिवार के सभी सदस्य के चेहरे पर स्माइल आ चुकी थी। वही पीहू ने अपने मन में कहा, मैं इस शादी को रोक नहीं सकती, लेकिन भगवान प्लीज मेरे दोस्त को हमेशा खुश रखना, उसकी जिंदगी खुशियों से भर देना। उसने अपनी पूरी जिंदगी बिना किसी के प्यार के बिताई है, उसकी आगे की जिंदगी बस प्यार से भर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए उसने मन ही मन भगवान जी के सामने अपने हाथ जोड़े। वही वर वधू इस बीच सभी के आशीर्वाद ले रहे थे। धीरे धीरे एक एक करके सभी मेहमान खाने की तरफ चले गए। अब बस हॉल में घर के परिवार के सदस्य ही बचे हुए थे।
बलराज ठाकुर आगे आते हुए बोले, हमको आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। उनको इतना सीरियस देख सब लोग चुप हो गए और उनके कुछ कहने का वेट करने लगे। अगले ही पल बलराज ठाकुर ने उस लड़के के तरफ देखते हुए कहा, सेहरा उतारो अपना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही सीमा जी ने अपनी पकड़ अपनी साड़ी पर मजबूत कर ली और उस लड़के को देखने लगी। उस लड़के ने अपने हाथ ऊपर कर धीरे से अपने सेहरे को उठाया और साइड में रख दिया। और अगले ही पल सबने जो देखा, सबकी आंखें सदमे से बड़ी हो गई। मालती जी जो एक कुर्सी पर बैठी थी, वो अपनी सीट से उठ गई और कहा, अक्ष। और ये एक शब्द धृति की पूरी दुनिया उथल पुथल करने के लिए काफी था। धृति ने अपना सर एक झटका से अपने बगल में खड़े शख्स की तरफ घुमाया। भले ही वह शख्स का चेहरा वो अपने घूंघट के अंदर से नहीं दिख रहा था, लेकिन वो एक डार्क ऑरा अपने पास महसूस कर सकती थी। वही पूजा जी और सुरेश जी, धृति के पापा, अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर बलराज ठाकुर को देख रहे थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी आगे कुछ भी पूछने की। लेकिन धृति को तो अपनी पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आ रही थी। पीहू ने कहे गए शब्द उसके मन में एक बार फिर से गूंजने लगे। उसने अपने हाथों को एक दूसरे में जकड़ लिया था और किसी के कुछ कहने का इंतजार करने लगी। वही अक्षराज चुपचाप धृति के पास खड़ा था। धृति की माइल्ड चॉकलेट फ्रेग्रेंस उसके मन को एक अजीब का सुकून दे रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी कोई इमोशन नहीं था। पीहू जो एक कोने में खड़ी थी, अपने सामने ये सीन देखकर चौंक गई थी। अभी कुछ देर पहले वो अपने दोस्त की खुशियां मांग रही थी और अब उसके सामने अक्षराज ठाकुर खड़ा था। मालती जी जो सबको चुप देख बलराज को देखती हुई बोली, ये सब क्या है? कोई हमको बताएगा? चिराग कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। बलराज ठाकुर ने अपने लाल आंखों से सीमा ठाकुर को देखा और फिर सामने देखे हुए कहा, हमको पता है, हम चिराग का रिश्ता लेकर आए थे, लेकिन घर के बड़े बेटे के कुंवारे रहते छोटे बेटे की शादी हम नहीं करवा सकते हैं। इसका असर हमारी पार्टी पर पड़ता और जनता के मन में हमारे परिवार के लिए तरह तरह के सवाल आते। उद्धरण चिन्ह। इसलिए हमने चिराग को वापस दे दिया। हमको शादी से पहले बताने का मौका नहीं मिला, इसीलिए अभी बता रहे हैं। सब चुपचाप बलराज ठाकुर की बात सुन रहे थे। सब अच्छी तरह से जानते थे कि ठाकुर परिवार का खौफ कितना है और लोग ठाकुर परिवार का बुरा कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। तो ये साफ साफ एक बहाना था, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकते थे और न ही ठाकुर परिवार के आगे कुछ बोल सकते थे। पूजा जी और सुरेश जी ने अपना सर बस हाँ में हिला दिया। वही ये सुनते ही घूंघट के अंदर धृति के आंसू निकल गए। क्या सच है उसकी किस्मत इतनी खराब है कि उसका दूल्हा उसकी शादी से पहले ही भाग गया और उसकी शादी अब उसके दूल्हे के बड़े भाई से हो गई है, जिससे पूरा बेगूसराय ही नहीं बल्कि पूरा देश डरता है। वो अपना सिर झुका चुपचाप खड़ी थी। उसने अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से छुपा रखा था। वो अपने शिश्कियों को कंट्रोल करने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। मालती जी ने सारी बातों को एक बार अपने मन में दोहराया। वो समझ गई थी कि ये बात झूठ है और कोई बड़ी बात है जो यहाँ बताना ठीक नहीं है। लेकिन इस सब में एक अच्छी चीज हुई थी कि अक्षराज की शादी हो चुकी थी। हाँ, उनको भी चिराग की शादी पहले हो इस बात से इनकार था, लेकिन अक्षराज की शादी के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मजबूरन चिराग की शादी का फैसला ले लिया गया था। लेकिन अब वो खुश थी, उनके पोते को संभालने वाली अब जो आ चुकी थी। दूर खड़ी पीहू जैसे ही अपने होश में आए, उसने पूजा जी और सुरेश जी को देखा जो बिना एक शब्द बोले चुपचाप खड़े थे। उसे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो अपने दोस्त की जिंदगी को ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी। उसने आगे कहा, ये क्या बात हुई? ये शादी चिराग ठाकुर से होने की बात हुई थी। बिना बताए दूल्हा बदलना ये गलत है। उद्धरण चिन्ह। उसने जैसे तैसे डरते हुए कहा। वही पीहू की आवाज जैसे ही उस हॉल में गूंजी, सबकी नजरें उसके ऊपर थम गई। बलराज ठाकुर अपने गुस्से को दबाए हुए बोले, ठाकुर खानदान में रिश्ता हुआ है, इस बात की खुशी मनाओ। अब छोटे से हो या फिर बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। इतनी गुस्से वाली आवाज सुन पीहू डर गई। वही धृति जो अपने दोस्त को अपने लिए बोलता देख अभी खुश ही हुई थी। बलराज ठाकुर के इस बात ने उसके दिल पर खंजर भोंक दिया। क्या सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? सब चुप हो गए, किसी को कुछ ना कहता देख बलराज ठाकुर ने आगे कहा, अब चलो, बहुत समय हो गया है। ठाकुर हवेली के लिए हमें निकालना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन सबने अपना सर हाँ में हिलाया। बलराज ठाकुर हॉल से निकल अपनी कार की तरफ बढ़ गए, क्योंकि आगे फैमिली ड्रामा देखने का उन्हें कोई शौक नहीं था। वही उनके जाते ही पीहू जल्दी से धृति के पास आई और उसके गले से लग गई। उसने धृति के कान में धीरे से कहा, आई एम सॉरी धृति, मैं तेरे लिए कुछ कर ना पाई। हो सके तो मुझे माफ कर देना और अपना ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह। धृति कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। उसने अपने सर हाँ में हिलाया। अपनी आखिरी बार अपने मम्मी पापा को देखा जो अभी भी अपनी जगह पर खड़े थे।
वही सीमा जी जो मालती जी को कार तक पहुंचाने गई थी, वो अंदर आते हुए बोली, चलो बेटा, हम सबको निकालना है। उद्धरण चिन्ह। अक्षराज ने अपना सर हिलाया और धीरे से धृति की तरफ देखा जो अपने मम्मी पापा को देख रही थी। उसका चेहरा ढका हुआ था लेकिन उसके इमोशंस को अक्षराज अच्छे से समझ सकता था। अक्षराज ने पूजा जी को घूरा और वो जल्दी से धृति के पास आ गई। उन्होंने से अपने गले से लगाया और उसके कान में कहा, धृति, हमको तुम्हारी एक भी शिकायत नहीं चाहिए, समझी तुम? शादी भले ही किसी से भी हुई है, लेकिन तुमको ये शादी अच्छे से निभानी है। इतना बस हमारे लिए कर दो। हम पर से तुम्हारे पालने का कर्ज मिटाने का यही एक रास्ता है तुम्हारे पास। धृति जो बस अपनी मम्मी के गले लगाने से खुश हो चुकी थी, अगले ही पल अपनी मम्मी के इतने कठोर शब्दों को सुन उसका दिल धक से रह गया। जारी है। चैप्टर 4 अनवांटेड शादी को चांस देना। ठाकुर अनवांटेड ब्राइड। कार में मैरिज हॉल से ठाकुर हवेली 2 घंटे की दूरी पर थी। बलराज ठाकुर, सीमा ठाकुर और मालती जी तीनों एक गाड़ी में आगे आगे जा रहे थे। वही धृति और अक्षराज अलग गाड़ी में। अक्षराज अपने बगल में बैठी हुई धृति को देखता है जिसका चेहरा अभी भी घूंघट में छुपा हुआ था। उसकी नजर धृति के हाथों पर लगी मेहंदी पर जाती है जिसका रंग निखर कर बाहर आया था। ये देख अक्षराज के होठों के कोने अपने आप मुड़ गए। वही धृति अपनी घबराहट छुपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। ठाकुर खानदान के बारे में उसने जितना सुना था वो काफी था उसके मन में डर पैदा करने के लिए। ऊपर से अब उसकी शादी चिराग ठाकुर से न होकर अक्षराज ठाकुर से हो गई थी, जिसका 1% गुस्सा भी काफी था उसकी जान लेने के लिए। ये सब सोचते हुए धृति को बेगूसराय की गर्मी में भी पसीने आ रहे थे। ऊपर से घूंघट में छुपे होने के कारण उसे अपना चेहरा जलता हुआ महसूस हो रहा था। तभी उसके कानों में एक कर्कश आवाज आई, एसी ऑन करने के लिए अलग से बोलना पड़ेगा तुमको। धृति ने जैसे ही अपने इतने पास से इस आवाज को सुना उसके दिल की धड़कन अपने आप ही तेज हो गई। वही ड्राइवर जो कार चला रहा था अक्षराज की आवाज सुनते ही डर से कांप गया। उसने जल्दी से ऐक ऑन की और बोला, माफ कीजिए बड़े ठाकुर। ऐक की ठंडी हवा ने जैसे ही धृति के चेहरे को हिट किया, उसकी आंखें आपने ही बंद हो गई। उसने अपने हाथों की मुट्ठी खोल दी और आराम से बैठ गई। उसका मन तो रोने का कर रहा था लेकिन अब ये शादी हो चुकी थी, रोने से ये बात बदलने वाली नहीं थी। और क्या पता उसका रोना सुन अक्षराज को गुस्सा आ जाए। नहीं, वो अक्षराज को गुस्सा दिलाने की सोच भी नहीं सकती। धृति ने अपने मन में चल रहे ख्यालों को लगाम लगाया, जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि गाड़ी रुक चुकी है। अभी वो कुछ और सोचती कि उसके सामने का गेट खुला और एक हाथ सामने आया। धृति की नजर जैसे ही उस हाथ पर गई उसने देखा कि यह किसी और का नहीं बल्कि अक्षराज का हाथ है। उसने एक कलावा के साथ एक ब्रांडेड घड़ी पहनी थी जिसकी कीमत हजारों में नहीं बल्कि लाखों में थी। अक्षराज जिसने अपने हाथ पिछले आधे मिनट से धृति के सामने रखा था, उसे यूं ख्यालों में डूबा देख उसने धीरे से कहा, हम लोग हवेली पहुंच चुके हैं, अंदर चलो। उसके ये कहते ही धृति ने जल्दी से अपने हाथ को अक्षराज के हाथों पर रख दिया। उसे डर लग रहा था कहीं उसने अक्षराज को गुस्सा तो नहीं दिलाया। जैसे ही अक्षराज ने अपने हाथों में धृति के कोमल और छोटे हाथों को महसूस किया, उसकी सांसें अपने आप बढ़ने लगी। उसकी नजर धृति के घूंघट पर टिक गई, मानो वो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन है ये लड़की जिसके बस छूने भर से उसका ये हाल है। अक्षराज ठाकुर ने आज तक एक भी लड़की को अपने आसपास भटकने नहीं दिया। जिसने ये सोचा ही लिया था कि वो अपनी जिंदगी में कभी शादी नहीं करेगा, उसे आज एक टच से इतना अपना सा क्यों लग रहा है। शायद ये लड़की अब उसकी बीवी है, उसका इकलौता परिवार जिसे वह अपना कह सकता है। अभी धृति अपने भारी लहंगे को संभाल कार से निकाल पाती कि उसे अक्षराज ने उसे एक झटके से खींच लिया। और अगले ही पल धृति अक्षराज के बाहों में थी। अक्ष के हाथ उसकी कमर पर थे और धृति ने उसके बाइसेप्स को जोर से पकड़ा हुआ था। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अगर उनके बीच घूंघट नहीं होता तो वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में डूब चुके होते। जैसे ही दोनों ने ये एहसास किया कि दोनों कितने पास है, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और अगले ही पल दोनों ने एक साथ कहा, माफ कीजिए, अक्षराज ने कहा। सॉरी, धृति ने कहा। एक दूसरे की इस हरकत पर दोनों के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी, जो दोनों ही महसूस कर सकते थे। ठाकुर हवेली के बड़े गेट पर अक्षराज और धृति खड़े थे। सीमा जी दोनों की आरती कर रही थी। आरती करने के बाद उन्होंने धृति से कहा, कलश को गिरा कर अंदर आओ बहू। धृति ने वैसा ही किया और अंदर आ गई। उसके बाद उसने अपने पैर आलता में रखे और अपने छाप छोड़ते हुए ठाकुर हवेली के अंदर आ गई। अब तक काफी रात हो चुकी थी, सब लोग थक चुके थे। सीमा जी ने आगे की रस्में कल करने का फैसला लिया और धृति को साथ लेते हुए अक्षराज के कमरे की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए दोनों सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ गए कि तभी सीमा जी ने धृति की तरफ देखते हुए कहा, धृति बेटा, हम जानते हैं कि यह शादी किन हालातों में हुई है।
हम समझ सकते हैं कि तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अब तुम्हें भी समझना पड़ेगा। अब ये शादी हो चुकी है और तुमको इसको निभाना पड़ेगा। चिराग की तरफ से हम तुमसे माफी मांगते हैं। गलती हमारी है, हम ये जानते हैं, लेकिन मेरा अक्ष भी अच्छा इंसान है, थोड़ा गुस्से वाला है पर अंदर से बिल्कुल नर्म है, वो तुम्हें समझेगा। ये कहते हुए सीमा जी चुप हो गई। उन्होंने इतना कह तो दिया था, लेकिन सारी बात नहीं बताई थी और ना ही वो बताना चाहती थी। धृति ने अपनी आंसू पर कंट्रोल करते हुए धीरे से कहा, नहीं आंटी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आप प्लीज माफी मांगिए। और फिर एक गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, हम इस शादी को अपना 100% देंगे, आप फिक्र मत कीजिए। धृति का फैसला सुन सीमा जी के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ चुकी थी। उन्होंने धृति के सर पर हाथ रखा और कहा, ठाकुर खानदान में तुम्हारा स्वागत है धृति। और आंटी नहीं माँ बोलो हमको अब। कुछ ही पालों में सीमा जी धृति को लेकर एक गेट के पास खड़ी थीं। उनकी आंखों में हजारों इमोशंस से, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए बोला, ये है अक्षराज का कमरा, तुम अंदर जाकर बैठ जाओ, हम उसे बेचते हैं। ये कह सीमा जी वहां से चली गई। धृति ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। उसने अपने घूंघट को थोड़ा सा उठाया और बिस्तर पर जाकर बैठ गई। उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि इस कमरे को वो देखे। उसने सीमा जी को बोल तो दिया था, लेकिन क्या वो सच में ये कर पाएगी? गुना 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 ठाकुर हवेली के पीछे वाले ग्राउंड में अक्षराज एक आदमी के सामने खड़ा था। वो आदमी डरते हुए बोला, अंडस्को बड़े ठाकुर, हमने छोटे ठाकुर का पता लगा लिया है, वो वापस से दिल्ली चले गए हैं। अक्षराज ने ये सुन अपना सर हिलाया और कहा, और उसने क्या बोला? यही कि वो अब बेगूसराय नहीं आएंगे, और अगर उनको किसी ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वो देश छोड़कर चले जाएंगे। वो आदमी आगे कहता है, ठीक है तुम जाओ और उसके ऊपर नजर रखो, कोई भी बात होगी सबसे पहले हमको बोलना, और खबरदार जो इस बारे में हवेली में किसी को भी पता चला। अक्षराज ने उस आदमी को डराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद अक्षराज हवेली के अंदर आ चुका था। उसने हॉल में देखा तो सब सोने जा चुके थे, सिर्फ सोफे पर मालती जी बैठी हुई थी। दादी आप सोई क्यों नहीं? अक्षराज ने मालती जी के सामने आते हुए कहा। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, हमको तुमसे बात करनी थी, मालती जी ने अक्षराज को देखते हुए कहा। अक्षराज ने अपनी नजर सेकंड फ्लोर पर डाली और फिर कहा, बोलिए। देखो हम बात घुमाएंगे नहीं, हम बस यही कहेंगे कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब धृति तुम्हारी बीवी है, समझे? वो तुम्हारी ही रहेगी, तो अपना घर बसाओ और हमको अपने बच्चों के साथ खेलने का मौका दो। मालती जी ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा। दादी, अक्षराज अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, हाँ शादी किसी भी सिचुएशन में हुई हो, लेकिन अब वो उस शादी को एक चांस देना चाहता था, लेकिन उससे पहले वो इसके बारे में धृति से बात करना चाहता था। वो बिना धृति से बात किए बिना किसी भी फैसले पर नहीं आएगा। उसके बाद धृति का जो भी फैसला होगा वो उसे मंजूर होगा। अक्षराज को अपने ख्यालों में खोया देख मालती जी ने कहा, अब अपने सपनों से बाहर निकालो और कमरे में जाओ, बहुरिया तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। ये कहते हुए मालती जी अपने कमरे की तरफ चली गई। वही उनकी आखिरी लाइन सुन अक्षराज के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी, जो उसने खुद नोटिस नहीं की। जारी है चैप्टर 5 वेडिंग नाइट, ठाकुर's अनवांटेड ब्राइड। धृति ने एक गहरी सांस लेते हुए अपने हाथों में लगी मेहंदी को देखा, जिसका रंग बहुत अच्छा खिला था। कहते हैं मेहंदी का रंग जितना ज्यादा खिलता है, उसे उतना ही प्यार उसके पति से मिलता है। क्या ये सच है? क्या आप हमको? ये कहते हुए धृति चुप हो गई, क्योंकि उसे अपने हथेली पर लिखे चिराग का नाम दिख चुका था। चिराग ठाकुर, जो अपनी ही शादी को छोड़कर चला गया। धृति ने खुद को समझाते हुआ कहा, इट्स ओके धृति, अब पुरानी बातें सोचकर कोई फायदा नहीं, तुमने इस शादी को मौका देने का सोचा है, इसलिए अब तुम्हें इस शादी पर फोकस करना चाहिए। अभी वो खुद से बात ही कर रही थी कि कमरे का गेट धीरे से खुला और धृति की नजर उस तरफ चली गई। उसे दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो जानती थी कि कौन आया है, उसका पति, ठाकुर खानदान की शान अक्षराज ठाकुर। ये सोचते ही धृति की घबराहट एक बार फिर से शुरुआत हो गई। अक्षराज जो अभी कमरे के गेट पर खड़ा था, उसने पीछे मुड़कर कमरे का गेट लॉक कर दिया और वापस धृति की तरफ मुड़ गया। अक्षराज की नजर बिस्तर पर बैठी हुई धृति पर गई, जिसके साथ आज उसकी शादी हुई थी। धृति का चेहरा घूंघट के नीचे छुपा था, लेकिन फिर भी उसकी घबराहट साफ साफ देखी जा सकती थी। अक्ष के कदम दरवाजे पर ही रुक गए। उसने एक नजर कमरे को देखा जो उनकी सुहागरात के लिए सजा हुआ था। ये देख उसने एक गहरी सांस ली और धृति से कहा, तुम बिस्तर पर सो जाओ, हम यहाँ सोफे पर सो जाएंगे। और ये कहते हुए वो बिना उसकी तरफ देखे वॉशरूम चला गया। वो उसकी घबराहट को महसूस कर सकता था और वह ये भी जान रहा था कि यह किस लिए है। वह धृति के साथ फोर्स यूज नहीं करना चाहता था और ना ही उसे अनकंफर्टेबल महसूस करवाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा कहा।
वही धृति जो अब तक अपनी सांस रोके बैठी है इस डर से कि अक्षराज कहीं उसके साथ जबरदस्ती ना करे, उसकी ये बात सुन वो 2 पल के लिए ठिठक जाती है और उसके मन में पीहू की कही गई बातें घूमने लगती है। बड़ी ठाकुर को बस बदनाम गलियों की लड़की ही खुश कर सकती है, क्योंकि उनकी बॉडी और उनकी ताकत को बस वही सब सह सकती है, कोई आम लड़की नहीं। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कहीं वो अपनी बीवी के साथ। ये सोचते हुए धृति ने एक नजर वॉशरूम की तरफ देखा और ना चाहते हुए भी उसकी भूरी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने अपना घूंघट उठाया और बिस्तर से खड़ी हो गई। अक्षराज का किसी और के साथ होना वो सोच भी नहीं सकती थी। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, वो अभी अक्षराज को अच्छे से जानती भी नहीं, लेकिन उसका दिल ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा था। उसने खुद से कहा, क्या सच में बड़े ठाकुर उन बदनाम गलियों में जाते हैं या फिर ये बस अफवाहें हैं? लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्यों उन्होंने सोफे पर सोने को बोला? धृति अपने ख्यालों से एक बार फिर से वापस आई जैसे ही उसने वॉशरूम का दरवाजा खुलते हुए देखा। अक्षराज सिंपल कॉटन सफेद कुर्ते में कमाल लग रहा था। उसकी वेल बिल्ट मसल्ड बॉडी साफ साफ देखी जा सकती थी। धृति की नजर जैसे ही उसके ऊपर गई वो 2 पल के लिए अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई। उसकी नजर उसकी ऊपर से हटी नहीं रह रही थी। अक्ष भी धृति की तपिश खुद के ऊपर महसूस कर पा रहा था। उसने जैसे ही अपनी नजर धृति को देखने के लिए उठाई, दोनों की नजर एक दूसरे से मिल गई। अक्षराज धृति की ब्राउन आइज को एक टक देखे जा रहा था। 2 पल के लिए वो सच में भूल गया कि वो धृति को कितनी इंटेंसिटी के साथ देखे जा रहा था। उसका वो छोटा सा गोल चेहरा जो कि बेहद सुंदर लग रहा था, उसकी खूबसूरत भूरी आंखें, गोल गोल गाल, चेरी रेड लिप्स जिसके ऊपर की तरफ एक छोटा सा तिल था जो कि उसके चांद से चेहरे पर सितारों का काम कर रहा था। रेड और गोल्डन कलर के लहंगे में वो बिल्कुल किसी परी के जैसी लग रही थी। अक्षराज की नजर ही नहीं हट रही थी। उसने पहली बार किसी लड़की को इतनी बार नोटिस किया था और वो भी उसकी खुद की बीवी को। वही धृति ने जैसे ही यह महसूस किया उसने अपनी आंखें जल्दी से नीची कर ली और अक्ष भी अपनी आंखें नीची करते हुए सोफे की तरफ बढ़ गया। सोफे पर बैठते हुए उसने धीरे से कहा, तुम वॉशरूम में चेंज कर सकती हो, और अगर तुमको दिक्कत है तो हम कमरे से निकल जाते हैं, तुम यहाँ कमरे में ही चेंज कर लो फिर हमको बुला लेना। अक्ष की बात सुन धृति की आंख शौक से बड़ी हो गई। उसने जल्दी से कहा, न न नहीं, हम वॉशरूम में कर लेंगे। और ये कहते हुए उसने साइड रखे अपनी ट्रॉली बैग से एक सिंपल सी येलो साड़ी निकाली और उसे लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन इस बीच उसके मन में एक ही सवाल था, क्या सच में अक्षराज ठाकुर वैसा है जैसा उसके बारे में लोग कहते हैं, या फिर कुछ राज है जो सबसे छुपे है? वही अक्षराज जो सोफे पर बैठा था, उसने अपनी आंखें बंद की और उसके बंद आंखों के सामने धृति का चेहरा आ गया। यह महसूस करते ही उसके होठों के कोने अपने आप ही मुड़ गए। उसने अपनी आंखें झट से खोली और खुद से कहा, हमको आज ही ये बात क्लियर करनी होगी तुमसे। क्या तुम इस शादी को चांस देना चाहती हो या फिर नहीं? गुना गुना गुना। करीब 10 मिनट बाद धृति धीरे से वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आती है। उसकी नजर सीधे सोफे पर सो रहे अक्षराज के ऊपर जाती है। क्या ये सो गए? धृति ने धीरे से बुदबुदाया और फिर बिस्तर की तरफ बढ़ गई। कमरे की लाइट पहले से ही डिम की हुई थी, लेकिन टेबल लैंप जल रही थी जिससे हल्की हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। वो अभी अपनी आंखें बंद ही कर पाती कि उसे अक्षराज की आवाज आई और उसकी बंद हो रही आंखें एक बार फिर से खुल गई। क्या तुम सो गई? जी नहीं, धृति ने जल्दी से कहा। वो हमको तुमसे कुछ पूछना था, अक्षराज ने अपनी पोजीशन बिना बदले कहा। ये सुन धृति एक पल के लिए सोचने लगी, कहीं ये हमको सुहागरात मनाने के लिए तो नहीं पूछ रहे। अभी वो अपने ख्यालों में ही थी कि अक्षराज ने इस बार थोड़े जोर से कहा, अंडरस्को धृति। हाँ जी बोलिए, धृति ने जल्दी से कहा, कहीं अक्षराज गुस्सा ना हो जाए। वही अक्षराज ने जैसे ही धृति के तरफ से कोई जवाब नहीं पाया उसे लगा कि वो सो गई, इसलिए उसने अपनी आवाज थोड़ी हाई करते हुए उसे बुलाया। लेकिन दूसरी तरफ धृति की धड़कनें काफी बढ़ चुकी थी, क्योंकि अक्षराज ने उसके नाम को इस तरह कहा था कि वो सुनते ही धृति के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे। अक्षराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो हम पूछ रहे थे कि तुमको ये शादी निभानी है या? ये कहते हुए अक्षराज चुप हो गया। वो आगे की बातें बोल भी नहीं पा रहा था। उसके लाइफ में ये पहली बार हुआ था कि किसी का एक डिसीजन उसके लिए इतना मायने रख रहा था। तुमको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम कल ही सब से बात कर लेंगे, कोई भी तुमको कुछ नहीं बोलेगा, अक्षराज ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा। वही धृति ने जैसे ही उसके सवाल को सुना, वो एक पल के लिए चुप हो गई। आखिर अक्षराज ने यह उसके लिए आसान कर दिया था, उसे भी तो अक्षराज से इसी बारे में बात करना था। लेकिन जैसे ही उसने अक्षराज की आगे की लाइन सुनी, तो उसका दिल धक्का से रह गया।
हाँ, वो एक मॉडर्न लड़की थी। उसने हमेशा इस सब चीजों से ज्यादा अपनी पढ़ाई को आका था। लेकिन वो शादी जैसे पवित्र बंधन को अच्छे से जानती थी और मानती भी थी। उसे अपनी मम्मी की बात भी याद थी। साथ ही उसने सीमा जी को भी वादा किया था। वह ऐसे कैसे पीछे हट सकती थी सब चीजों से। धृति की तरफ से कोई जवाब न आता देख अक्षराज के दिल में एक अजीब का दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन उसने इसे अनदेखा किया और आगे कहना शुरू किया, तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आगे की जिंदगी तुम बिना किसी डर के बिता। हमको ये शादी निभानी है। धृति की मध्यम आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। अक्षराज जो अपनी बातें अभी कह रहा था, ये सुनते ही वो अपनी जगह रुक गया और अगले ही पल अपना सिर घुमाकर सोई हुई धृति को देखा, जो अभी भी अपनी उसी पोजीशन में थी। पता नहीं क्यों, लेकिन ये सुनते ही अक्षराज के होठों के कोने एक बार फिर से मुड़ गए थे। हाँ, वो मुस्कुरा रहा था। शायद ही उसने अपनी जिंदगी में एक दिन में इतनी बार मुस्कुराया होगा। लेकिन फिर भी उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए धृति से कहा, तुमको हमसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपना फैसला बिना किसी डर के। अभी वो फिर से अपनी बातें पूरी कर पता की। धृति ने फिर से कहा, नहीं, हम सच में इस शादी को निभाना चाहते हैं। और इस बार अक्षराज एक बार फिर से चुप हो गया। धृति ने आज उसे बोलते बोलते 2 बार रोक दिया था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो आज वो कहा होता, ये सिर्फ अक्षराज ठाकुर ही जनता है, लेकिन ये उसकी बीवी थी जिसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ अक्षराज था। अक्षराज ने आगे कुछ नहीं कहा और न ही धृति ने। दोनों ही रात के सन्नाटे को महसूस कर सकते थे और कुछ पल ऐसे ही चुप रहने के बाद दोनों ही गहरी नींद में डूब गए। जहां धृति को आज किसी के साथ होने की खुशी थी, वही अक्षराज को आज इस कमरे में अकेले होने का डर नहीं था। जारी है। 6 ठाकुर साहब, एक ही रात में ये हाल है। ठाकुर अनवांटेड ब्राइड। अगली सुबह BNGG गन चलने की तेज आवाज से पूरी ठाकुर हवेली गूंज रही थी। और इसी के साथ धृति, जो कमरे में अभी तक सो रही थी, बंदूक की आवाज इतनी तेज और पास से सुनते ही वो बिस्तर से गिर गई। आहे। धृति ने अपनी कमर सहलाते हुए इधर उधर देखा और कहा, ये लोगों की सुबह ऐसी होती है क्या? ये कहते हुए वो दोबारा बिस्तर पर बैठी और कमरे में अपनी नजर घुमाई। रात में घूंघट में होने के कारण उसने अच्छे से नहीं देखा था और फिर अक्षराज के आने के बाद तो लाइट ही डिम हो गई थी। लेकिन अब जब वो कमरे को देख रही थी, वो समझ सकती थी कि अक्षराज को सिंपल चीजें पसंद है। कमरे का कलर ब्लैक और ग्रे था, जो कि धृति को थोड़ा अजीब लग रहा था। उसने कभी भी ऐसे कलर के रूम्स नहीं देखे थे। यही सोचते हुए उसकी नजर सामने लगे सोफे पर गई, जहां कल रात अक्षराज सोया था। सोफे को देख कोई भी कह सकता था कि वो सोने के लिए नहीं बना। ये देखते ही धृति के मन में अजीब सी फीलिंग आ गई। उसने अक्षराज को देखा था और उसे कहीं से भी नहीं लगता कि वो छोटे से सोफे में अच्छे से फिक्स हो पाया होगा। पता नहीं कल रात उसे नींद भी आई होगी कि नहीं, लेकिन फिर भी अक्षराज पहले उठ गया और पता नहीं कहाँ चला गया। और वो अब तक सो रही थी। अभी वो यही सब सोच रही थी कि उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई और समय देखते ही उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। क्या 8 बज गए? मुझे इतनी देर कैसे हो गई? सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे नीचे, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। क्या पता सब मुझसे गुस्सा भी हो जाए। धृति अपनी बकवास बंद कर और जाकर फ्रेश हो, ये कहते हुए उसने अपनी नई साड़ी बैग से निकाली और फ्रेश होने चली गई। गुना गुना गुना। नीचे हॉल में मालती जी सुबह की चाय की चुस्की ले रही थी। तभी उनकी नजर बाहर की तरफ से आ रहे अक्षराज पर गई, जिसके हाथों में गन थी। हमको लगा तुम बहुरिया के साथ बैट पर खेल रहे होगे, लेकिन तुम तो गन लेकर खेल रहे हो। मालती जी ने चाय की कप को टेबल पर रखते हुए कहा। दादी, आप सुबह सुबह शुरू हो गई, कल ही शादी हुई है। अक्षराज आगे की बात कहते कहते रुक गया, जैसे ही उसकी नजर मालती जी के चेहरे पर आई मुस्कुराहट पर गई। वो समझ गया कि उसने अभी क्या बोल दिया है अपनी दादी के सामने। अब वो उस चीज को लेकर बैठ जाएगी। अच्छा, तो एक ही रात में ये हाल है अक्षराज ठाकुर के, तो आगे क्या होगा? मालती जी ने हंसते हुए कहा। अक्षराज समझ चुका था कि अब वो यहाँ नहीं बैठ सकता। उसने एक नजर हॉल में अपने नजरें घुमाए और कहा, हम हाथ धोकर आते हैं दादी। इतना कह वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर यहाँ और बैठा तो दादी अभी उसके बच्चों के नाम तक सोच लेगी। लेकिन वो अभी भी पीछे से अपनी दादी की आवाज सुन सकता था। हाँ जाओ बेटा, अब तुम्हारा दिल तुम्हारे कमरे में ही जाने का करेगा। वैसे ये हमारे लिए अच्छा है। जितना ज्यादा तुम कमरे में रहोगे, उतनी ही जल्दी हमें खुशखबरी मिलेगी। पता नहीं क्यों, लेकिन मालती जी की आखिरी लाइन सुन अक्षराज के कान लाल हो गए। उसे अपना चेहरा जलता हुआ फील होने लगा। क्या सच में अक्षराज ठाकुर शर्मा रहे थे? गुना गुना गुना। अक्षराज ने अपने कमरे का गेट खोला और अंदर आया। अभी वो कमरा लॉक करके अपने कदम आगे ही बढ़ाता कि उसके कदम अपनी जगह पर रुक गए। वो पूरा का पूरा फ्रीज हो गया।
उसकी नजर सामने आईने के सामने खड़ी धृति पर जम चुकी थी। रेड कलर की बनारसी साड़ी जिसमें गोल्डन जरी का वर्क था, साथ ही गले में मंगलसूत्र के साथ गोल्ड की नेकलेस, हाथों में सोने के कंगन के साथ लाल लाल चूड़ियां और माथे के बीच उसके नाम का सिंदूर। ये देख वो एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। उसकी सांसें मानो बीच में ही रुक गई थी और उसका दिल ऐसे धड़क रहा था मानो वो अभी बाहर आ जाएगा। ऐसे इमोशंस अक्षराज अपनी जिंदगी में पहली बार फील कर रहा था। उसे नहीं पता था कि ये क्या है, लेकिन जो भी था सिर्फ और सिर्फ उसकी बीवी के लिए था। वही धृति ने जैसे ही गेट खुलने की आवाज सुनी, उसने जल्दी से उसकी तरफ देखा। अक्षराज, जिसने अभी तक एक सिंपल ब्लैक कुर्ता और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी, उसे अंदर आता देख धृति चुपचाप अपने जगह पर खड़ी हो गई, क्योंकि उसे लग रहा था अब अक्षराज उसे इतने देर से उठने के लिए डांटेगा। लेकिन अक्षराज को कुछ ना कहते देख धृति ने अपनी पलकें उठाए और अक्षराज को देखा जो उसे लगभग घूरे जा रहा था। धृति ने अपने आप को एक नजर देखा, कहीं ये साड़ी जो उसकी मम्मी ने हिदायत देकर पहले दिन पहनने को कहा था वो कहीं ज्यादा तो नहीं हो गई। जब उसे यकीन हो गया कि वो ठीक लग रही है, उसने धीरे से कहा, सॉरी, हम कल से पक्का टाइम पर उठ जाएंगे। अक्षराज, जो अब तक धृति में खोया हुआ था, उसने जैसे ही उसकी बात सुनी, वो समझ गया कि धृति क्या समझ रही है। उसने अपनी आंखें कमरे की दूसरी तरफ करते हुए कहा, कोई बात नहीं, इतनी भी देर नहीं हुई है। हम तुमको ही बुलाने आए थे, तुम रेडी हो तो चलें। हाँ चलते हैं, हम रेडी हैं। धृति ने घबराकर अपने लोअर लिप्स को बाइट करते हुए कहा। अक्षराज ने एक पल को धृति को देखा जो अपने होठों को बाइट रही थी। उसने अपनी आंखें जल्दी से मोड़ते हुए कहा, वो पल्लू। अक्षराज के ये कहते ही धृति को एहसास हुआ कि उसने तो पल्लू ही नहीं लिया था। अगर वो ऐसे नीचे चली जाती तो क्या होता उसके साथ, क्योंकि ठाकुर खानदान अपने नियम और रीति रिवाजों के लिए काफी कठोर है। उसने जल्दी से अपनी साड़ी की साइड को निकलते हुए एक सर पर रखा और कहा, थैंक यू, वो मेरा ध्यान नहीं था। अक्षराज ने आगे कुछ नहीं कहा और कमरे का गेट खोल दिया। दोनों साथ हॉल की तरफ बढ़ गए। गुना गुना गुना, धृति ने मालती जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मालती जी उसके सिर पर अपने हाथ रखते हुए अभी कुछ कहने वाली थी कि अक्षराज ने उन्हें घूरते हुए कुछ कहने की कोशिश की, जिसे मालती जी बखूबी समझ रही थी, वो भी आखिर उसकी दादी थी। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, दूधो नहाओ पूतो फलो। ये सुनते ही धृति के दोनों गाल लाल हो गए। वही अक्षराज ने अपनी आंखें मिचली, क्योंकि दोनों ही इस आशीर्वाद के बारे में बखूबी जानते थे। दादी दोनों के रिएक्शन को देखकर मुस्कुराए और आगे कहा, जाओ बहू, अपनी सास के साथ अपनी पहली रसोई बनाओ। धृति ने अपना सिर हिलाया और एक नौकरानी के साथ किचन की तरफ बढ़ गई। दादी ने जानबूझकर धृति को भेजा था ताकि वह अक्षराज से बात कर सके। अब ऐसे घूर मत हमको, हमने बस उसे आशीर्वाद दिया। मालती जी ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा और अक्षराज की तरफ देखा जो उन्हें ही देखे जा रहा था। अक्षराज ने अपने सर को नामे हिलाया और कहा, हम जाते हैं, हमको थोड़ा काम है इलेक्शन का। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना, बहू की पहली रसोई है, मालती जी ने जल्दी से कहा। अक्षराज ने अपना सर हिलाया और मेन गेट की तरफ बढ़ गया, लेकिन तभी उसके कदम मालती जी के सवाल पर अपने आप रुक गए। चिराग का कुछ पता चला? हमारा दिल घबरा रहा है। उद्धरण चिन्ह। अक्षराज ने 2 पल के लिए कुछ नहीं कहा और ना ही उनकी तरफ से मुड़ा, और फिर कुछ सोचने के बाद कहा, वो ठीक है, चिंता मत कीजिए, घर वालों का सपोर्ट है उसके पास। और इतना कहते ही वो बिना रुके ठाकुर हवेली से निकल गया। लेकिन मालती जी उनकी इतनी बात सुन समझ गई थी कि वो क्या कहना चाहता था। सीमा बहू, हमको तुमसे ही उम्मीद नहीं थी। इस बीच तुमने उस बेचारी बच्ची की जिंदगी के साथ खेला है, मालती जी ने रसोई की तरफ देखते हुए कहा। गुना गुना गुना, बड़े ठाकुर, हवेली से बुलावा आया है। दादी आपको खाने पर बुला रही है, एक लड़के ने अक्षराज के पास आते हुए कहा। उसके हाथ में अक्षराज का फोन था और वो हाफ रहा था, मानो वो कितनी दूर से भाग कर आया हो। अक्षराज, जिसके हाथों की मुट्ठी में खून लगा हुआ था, वो उस केबिन से निकलकर बाहर चला गया। वो लड़का केबिन के सोफे पर एक आदमी को देख सकता था जिसके चेहरे से खून पानी की तरह बह रहा था। ये आदमी और कोई नहीं, ऑपोजिशन पार्टी का सीक्रेट जासूस था जो अक्षराज की जासूसी कर रहा था। वही अक्षराज ने अपने हाथ और मुंह को अच्छे से हैंडवॉश से साफ किया करते हुए उस लड़के से कहा, हम जा रहे हैं, तुम इसका ख्याल रखना। वो लड़का इतना सुन अपने सिर हाँ में हिलाया और ये देखते ही अक्षराज ने अपने फोन को लिया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आज से पहले बड़े ठाकुर को कभी ऐसे एक बार में ठाकुर हवेली खाने पर जाते नहीं देखा मैंने तो, एक दूसरे लड़के ने अक्षराज को देखते हुए कहा। अरे बड़े ठाकुर, अब पहले वाले बड़े ठाकुर नहीं रहे।
घर पर ठकुराइन आ गई हैं, अब हवेली जाने के तो बहाने चाहिए अब बड़े ठाकुर को। अब एक और लड़के ने कहा। उसकी बात सुन। वो पहले वाला लड़का दोनों को डांटते हुए कहता है, जान प्यारी नहीं है ना तुम दोनों को, तभी ऐसी बात कर रहे हो बड़े ठाकुर के बारे में दोनों। ये सुन दोनों लड़के चुप हो गए। जारी है। Just 7 अक्षराज ठाकुर's लव जेस्चर। ठाकुर's अनवांटेड ब्राइड। ठाकुर हवेली। धृति येहा का काम खत्म हो गया है, तुम जाकर ये थाली का भोग भगवान जी को चढ़ाओ, हम नाश्ता बाहर टेबल पर लगवाते हैं। सीमा जी ने भोग की थाली धृति को देते हुए कहा। धृति ने थाली लिया और मंदिर की तरफ चली गई। वहीं सीमा जी एक नौकरानी को कहकर सारा खाना टेबल पर लगवा रही थी। वो बाहर गई तो उनकी नजर सोफे पर बैठी मालती जी और बलराज ठाकुर पर गई, जो एक दूसरे से कुछ बातें कर रहे थे। सीमा जी उनके पास गई और अभी कुछ कहती है, उनकी नजर सामने से आते हुए अक्षराज पर ठहर गई। उसे आता देखा वो चुप हो गई। बलराज ठाकुर ने अक्षराज को देखते हुए कहा, अच्छा हुआ तुमने उस साला को पकड़ लिया, पता नहीं कब से हमरा जासूसी कर रहा था, ले चलना हमको उसके पास, खाल निकल देंगे उसकी। ये कहते हुए उनके चेहरे पर गुस्सा देखा जा सकता था। आपको जरूरत नहीं उसकी, हम उसको समझाकर आ रहे हैं, अब वो हमारी तरफ से काम करेगा और उनकी जानकारी हमको लाकर देगा, अक्षराज ने बिना किसी इमोशन के बलराज ठाकुर से कहा। दोनों की बातें सुनो, मालती जी ने कहा, दिन भर बस यही मार पिटाई करते रहते तुम सब, जाओ तुम भी बैठो खाने पर और मेरे पोते को भी बैठने दो। माँ तुम नहीं समझोगी, हमको कितना काम रहता है। ये कहते हुए बलराज ठाकुर उठकर वहां से चला गया। सीमा जी भी बलराज ठाकुर के पीछे पीछे कमरे की तरफ चली गई। आया बड़ा काम वाला, लगता है हमने बेगूसराय की कुर्सी पर राज ही नहीं किया है, अब हमको काम सिखाने चला है। हो, मालती जी ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा। मालती जी ये कह रही थी लेकिन अक्षराज का ध्यान बिल्कुल भी उनके ऊपर नहीं था। वो अपनी नजर पूरे हॉल में घुमा रहा था। तुम अब यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी बहुरिया का खाना बन गया है, फ्रेश होकर आओ जल्दी, मालती जी ने अक्षराज से कहा, जो कहीं खोया खोया लग रहा था। वही अक्षराज ने जैसा ही ये सुना, उसने अपना सिर हिलाया और कमरे की तरफ बढ़ गया। गुना गुना गुना। अक्षराज जैसे ही बाथरूम से निकल कमरे में आया, उसकी नजर बेड के साइड में रखे सूटकेस पर पड़ी, जो और किसी की नहीं बल्कि उसकी बीवी की थी। उसकी आंखें छोटी हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रिलैक्स किया और कहा, अक्षराज उसे वक्त नहीं मिला होगा सूटकेस खाली करने का, और हमको कुछ अजीब नहीं सोचना चाहिए। ये कह वो मिरर की तरफ मुड़ गया और अपने बाल कोम करने लगा। तभी उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर रखी कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स और सिंदूर पर गई। ये देख अक्षराज के होठों के कोने मुड़ गए। कल तक सन्नाटे से भरा ये कमरा आज चीख चीख कर बता रहा था कि उसकी जिंदगी में अब अंधेरा नहीं रह गया है, अब उसकी जिंदगी में कोई आ चुका है। और वो कोई शख्स और कोई नहीं, उसकी बीवी है जिससे कल उसकी शादी हुई है। धृति अक्षराज ठाकुर। गुना गुना गुना। धृति जो डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी, अक्षराज को सीढ़ियों से आता देखा, उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। पता नहीं क्यों लेकिन कल रात की बात याद कर कर के वो आज सुबह से ना जाने कितनी बार टमाटर बन चुकी थी। अक्षरा की नजर भी जैसे ही धरती की ब्राउन आइज से मिली, उसकी खाली आंखों में एक चमक आ गई। वो देख सकता था धृति की चेरी रेड लिप्स पर छोटी सी स्माइल थी। वो अभी धृति को स्माइल बैक कर पता कि उसे दादी की आवाज आती है, आ गए तुम, आओ बैठो। धृति बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम ही सबको परोसो। अक्षराज बिना कुछ बोले कुर्सी पर बैठ गया। वही धृति एक एक करके सबको परोसने लगी। सबकी नजर अपनी अपनी प्लेट पर थी, जहां छोले, पूरी, कचौरी, पोहा और मीठे में जलेबी और रबड़ी रखी हुई थी। सब धीरे धीरे खाने लगे। खाने के बाद जैसे ही मालती जी ने जलेबी और रबड़ी को देखा, वो धृति के तरफ मुड़ अभी कुछ बोलने ही वाली थी, उन्हें अपने हाथों पर किसी के हाथ महसूस हुए। ये हाथ किसी और नहीं बल्कि अक्षराज का था, जो उसने टेबल के नीचे से रखा था। मालती जी ने उसकी तरफ देखा और इशारों ही इशारों में कुछ कहा, लेकिन अक्षराज की नजर देख वो चुप हो गई और खाने लगी। वही अक्षराज ने बिना किसी इमोशंस के जलेबी और रबड़ी की पहली बाइट ली। धृति सबको बहुत ही आशा से देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो ये उसका कोई एग्जाम हो और उसका अभी रिजल्ट मिलने वाला हो। इस सब में उसकी नजर अक्षराज पर बनी हुई थी। उसके मन में बहुत से ख्याल चल रहे थे। क्या मेरे हाथों का खाना उन्हें पसंद आया होगा? धृति ने मन ही मन में खुद से कहा। थोड़ी देर बाद बलराज ठाकुर अपनी जेब से एक सगुन का लिफाफा निकल धृति को देते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा बनाया, ऐसे ही घर में खाना बनाओ और सबको खिलाओ। इतना कह वो उठकर वहां से चले गए। उनके जाते ही मालती जी ने धृति को आशीर्वाद दिया और सोने के कंगन देते हुए कहा, दिल जीत लिया बहू, क्या खाना बनाया। धृति लेना तो नहीं चाहती थी लेकिन दादी को वो मना नहीं कर पाई। कंगन लेते हुए उसने एक छोटी सी स्माइल की, बस।
सीमा जी ने भी एक सोने का नथ देते हुए कहा, ये लो, ये माँ जी ने मुझे मेरी पहली रसोई पर दिया था, अब ये तुम्हारा। धृति ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सीमा जी ने जिद करते हुए दे दिया। तू भी कुछ दे दे, इतना अच्छा खिलाया बहू ने आज, मालती जी ने अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा। अक्षराज जो अभी भी अपनी प्लेट में देख रहा है, वो सोच रहा था उसने तो कुछ लाया ही नहीं, उसे पता कहा था इस बारे में कि कुछ देना भी होता है। वो अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और धृति के पास जाने लगा। अक्षराज को खुद की तरफ आता देख धृति एक पल के लिए घबरा गई थी। उससे डर लग रहा था कि कहीं अक्षराज उसके ऊपर गुस्सा ना कर दे, क्या पता उसे खाना पसंद नहीं आया हो। ये सारे ख्याल धृति के अपने आप ही रुक गए, जैसे ही अक्षराज ने अपने जेब में से 500 के नोट की 40 नोट निकाले और धृति की तरफ घुमाने लगा। 5 बार घूमने के बाद अक्षराज ने पीछे खड़े एक नौकर को बुलाकर वो पैसे देते हुए कहा, ये लो, जाकर गरीबों में बांट देना। वो नौकर सर हाँ में हिलाकर वहां से चला गया। वही अक्षराज के इस जेस्चर को देख, जहां धृति अभी भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देख रही थी, वही सीमा जी और मालती जी के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान थी। धृति के नर्वस और शॉक्ड चेहरे को देख अक्षराज ने धीरे से कहा, हमको पता नहीं था कि गिफ्ट लाना है, वरना हम ले आते। इतना कह वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। जारी है चैट अक्षराजेस फर्स्ट गिफ्ट। ठाकुर अनवांटेड ब्राइड। ठाकुर हवेली। धृति हॉल में बैठी हुई थी, उसका मासूम चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। उसके आसपास कुछ औरतें बातें कर रही थी। धृति उन औरतों की बात सुन नर्वस हो रही थी, क्योंकि वो सब ठाकुर खानदान की ताकत के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन वो सब बात ही क्यों कर रहे थे, अभी तक किसी ने उसका घूंघट क्यों नहीं उठाया। ये सब यहाँ मुंह दिखाई करने आई है कि बात करने, धृति ने अपने मन में कहा। वो अब यहाँ बैठे बैठे थक चुकी थी, ऊपर से इतनी भारी साड़ी और ज्वेलरी उसे चुभ रही थी, और जो बची कुची कसर थी वो इस गर्मी ने पूरी कर दी थी। अभी वो यही सब सोच रही थी कि उससे एक औरत की आवाज आई, बड़े ठाकुर तो बहुत रफ रहेंगे होगे कल रात, आखिर ठाकुर खानदान का खून तो अपना रंग दिखाएगा ही, देखो ना बेचारी कितनी थकी लग रही है। ये सुन उसके दोनों गाल किसी टमाटर के जैसे लाल हो गए। उफ, वो इस बारे में तो सोच भी नहीं सकती और ये लोग ऐसा बोल रहे हैं। धृति और सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी सबकी आवाज बंद हो गई और उसे एक जानी पहचानी आवाज आई, आप लोगों का स्वागत है ठाकुर हवेली में। आज हमारी बड़ी बहू धृति अक्षराज ठाकुर की मुंह दिखाई है, बहुत खुशी हुई आप लोग आए। चलिए मुंह दिखाई शुरू करते हैं। सीमा जी हॉल में आती हुई बोली। उनको देख सबके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई और सब एक एक करके धृति का घूंघट उठा देखने लगे और साथ ही नेक देने लगे। सबके देख लेने के बाद सबने मिलकर धृति की तारीफ की, आखिर वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सब एक पल के लिए उसमें खो गए। थोड़ी देर बाद सब चले गए और सीमा जी ने धृति को भी कमरे में भेज दिया। वो अब तक काफी थक चुकी थी, सुबह का सारा नाश्ता, उसके बाद इतनी भारी साड़ी पहनकर लगभग 3 घंटे बैठना, उसने कभी भी इतना नहीं किया था अपनी लाइफ में। कमरे में जाते ही उसने शॉवर लिया और एक सिंपल सी साड़ी पहनकर बिस्तर पर लेट गई। आह, धृति ने गहरी सांस लेते हुए सीलिंग को देखा। अब जाकर उसमें सांस आई थी, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों के सामने सुबह के नाश्ते में जो भी अक्षराज ने किया वो बस किसी रील की तरह चलने लगा। और वो सब एक बार फिर से याद आते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ चुकी थी, जिसका पता शायद उसको भी नहीं था। ये चीज आज तक उसके अपने माँ बाप ने भी नहीं की थी जो आज अक्षराज ने उसके लिए किया था। एक दिन भी नहीं हुए थे उसे अक्षराज से मिले और वो उसके साथ सेफ फील करने लगी थी। गुना गुना गुना। रात के खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे। धृति जो अभी वहां से जाने को मुड़ी ही थी कि सीमा जी ने उसे अपनी तरफ बुलाया और कहा, धृति कल तुमको पग फेरे के लिए अपने मायके जाना है, तुम इस बारे में अक्षराज को बताना और कहना कि उसे ही तुमको मायके छोड़ना है, साथ ही शाम को लेते भी आना है। सीमा जी की बात सुन धृति ने बस अपने सिर को हाँ में हिला दिया और ऊपर कमरे की तरफ जाने लगी। उसने हाँ तो कह दिया था, लेकिन वो ये करेगी कैसे? उसने तो अभी तक एक भी बात नहीं की है अक्षराज से। यही सब सोचते हुए कमरे में आ चुकी थी, उसकी नजर सोफे पर सो लेते अक्षराज पर गई, जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस छोटे से सोफे में फिट होने की। जैसे ही अक्षराज की नजर धृति के ऊपर गई, वो शांत हो गया। धृति भी चुपचाप वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अब उसने एक सिंपल सी साड़ी पहन ली थी, उसे मन तो नहीं रहा था कि साड़ी पहनने का, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो साड़ी में कितनी अनकंफर्टेबल थी ये साफ पता चल रहा था। अक्षराज जिसकी नजर धृति के ऊपर थी वो ये आराम से देख सकता था कि धृति की प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही धृति ने अपनी नजर उसकी तरफ की, अक्षराज ने जल्दी से अपना चेहरा सीलिंग की तरफ मोड़ दिया।
धृति जो अभी अपनी साड़ी को ठीक कर रही थी, उसने अक्षराज की तरफ देखा, जो अभी भी चुपचाप लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं। धृति भी चुपचाप बेड पर आ चुकी थी। उसे बात करनी थी अक्षराज से कल के बारे में। वो अभी कुछ कहती कि उसे अक्षराज की धीमी मगर शांत आवाज आई, धृति। उसकी आवाज सुन धृति ने जल्दी से जवाब दिया, जी हाँ। धृति का जवाब सुन अक्षराज सोफे से उठ गया और साइड में एक पॉलीबैग को बेड और सोफे के बीच रखे टेबल पर रखते हुए कहा, वो हमको पता नहीं था कि गिफ्ट लाना है, इसलिए ये तुम्हारे लिए। इतना कह अक्षराज चुपचाप वापस से पीछे होकर बैठ गया। वही धृति ने जैसा ही ये सुना, वो उठकर बैठ गई। उसने पॉली बैग को लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपने पहले ही गरीबों में पैसे बांट दिए थे, लेकिन हमने तुमको कुछ नहीं दिया था, धृति। अक्षराज ने धृति की बातों का जवाब देते हुए कहा। वो पहले से ही अपनी लाइफ में पहली बार इतना नर्वस था कि क्या पता धृति को उसका गिफ्ट पसंद आएगा कि नहीं। ऊपर से धृति उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रही है। उसने आगे कहा, अगर तुमको पसंद नहीं आएगा तो हम दूसरा कुछ ले आएंगे जो तुमको पसंद हो। अक्षराज की यह बात सुन धृति की नजर उसके ऊपर थम गई। आज तक उसकी इतनी परवाह उसके अपने माँ बाप ने नहीं की जितनी अक्षराज कर रहा है। उसकी आंखें अपने आप ही नम हो गई। उसने अपने होठों को काटते हुए अपनी आंसू पर कंट्रोल किया और धीरे धीरे बैग के अंदर से एक छोटा सा गोल्डन बॉक्स निकाला। उसने बक्से को खोला और अंदर से एक ब्यूटीफुल एंकलेट्स अपनी हथेली में रखी। वो एंकलेट इतना सुंदर था कि धृति ने आज से पहले कभी भी इतने सुंदर एंकलेट्स देखे ही नहीं थे। उसकी आंखों में चमक साफ साफ पता चल रही थी। इस बीच अक्षराज की नजरें धृति के ऊपर ही बनी थी। उसका सुंदर चेहरा खिड़की से आती चांद की रोशनी में चमक रहा था, जिसे देख अक्षराज के चेहरे पर अपने आप ही एक छोटी सी स्माइल आ गई। तभी उसे धृति की सॉफ्ट वॉइस में कहा, थैंक यू, ये बहुत अच्छा है ठाकुर शाह। अभी वो अक्षराज को ठाकुर साहब कह ही रही थी कि बीच में ही अक्षराज ने उसे रोकते हुए कहा, अक्ष जी। धृति ने उसकी बात सुन अपने नजरें उठाते हुए कहा, अक्ष बुलाओ हमको, हमारा मतलब है तुम हमको अक्ष बुला सकती हो, ठाकुर साहब बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अक्षराज ने धृति की तरफ देखते हुए कहा। दोनों की आंखें एक दूसरे में डूबी हुई थी। धृति को जैसे ही इस सिचुएशन का एहसास हुआ, उसने अपनी नजरें झुकाई और कहा, लेकिन हम कैसे? उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आखिर आज सुबह से अक्षराज उसे शौक पर शौक दिए जा रहा था। पहले उसकी नजर उतारना, फिर ये पायल और फिर अब अपना नाम। ये हो क्या रहा है उसके साथ? वो कैसे उसका नाम ले सकती थी? उसकी माँ ने उसे साफ साफ कहा था कि ठाकुर साहब को उनका नाम लेकर मत बुलाना, और उसने भी किसी के मुंह से अक्षराज का नाम नहीं सुना था, सिवाय मालती जी, सीमा जी और बलराज ठाकुर के। ऊपर से अक्षराज उससे उसका पूरा नाम नहीं बल्कि सिर्फ उसका आधा नाम अक्ष लेने को कह रहा था, जो कि बस उसे मालती जी बुलाती थी। अभी वो अपने इसी सवालों में थी कि उसे अक्षराज की आवाज आई, क्योंकि तुम हमारी बीवी हो और ये हक हम तुम्हें दे रहे हैं। इस बार अक्षराज की आवाज में एक कमांड था जो कि धृति साफ साफ महसूस कर सकती थी। उसकी आंखें दो पल के लिए अक्षराज के ऊपर रुक सी गई थी। उसने आगे कुछ नहीं कहा। वो उसे गुस्सा नहीं दिला सकती थी, भले ही अक्षराज ने अभी तक उससे गुस्सा क्या उसके साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है, लेकिन फिर भी वो कोई भी जोखिम नहीं उठा सकती थी। उसने चुपचाप अपना सर हाँ में हिलाया और एंकलेट्स को वापस से बॉक्स में डाल के रख दिया। धृति ने अक्षराज की तरफ देखा, जो दोबारा से उस सोफे पर एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। ये देख उसने अपने लोअर लिप को बाइट किया और धीरे से कहा, गुड नाइट। ये सुन अक्षराज शांत हो गया और बस हम में जवाब दिया। इसके बाद दोनों ही चुपचाप होकर अपनी अपनी जगह लेटे रहे। धृति अक्षराज की प्रॉब्लम समझ रही थी, लेकिन वो अभी इतनी भी कंफर्टेबल नहीं हुई थी कि वो एक बैड अक्षराज के साथ शेयर कर सके, और ना ही अक्षराज ने इस चीज में उसे फोर्स किया था। बट क्या वो उसे ऐसे ही रहने देंगी? नहीं, शायद जल्दी ही वो उसकी इस प्रॉब्लम का हल निकाल ले। ये सोचते हुए धृति ने एक छोटी सी स्माइल के साथ अपनी बड़ी बड़ी पलकें बंद कर ली। गुना गुना गुना। ब्रेकफास्ट के बाद धृति ने सबसे पहले अपने कपड़े अलमारी में रखे और खाली सूटकेस को वॉक इन क्लोजेट में रखा। आज भी अक्षराज सुबह सुबह जा चुका था। ना तो वो नाश्ते में मिला और ना ही वो ठाकुर हवेली में था। धृति ने खुद से कहा, कल रात तो पगफेरे के बारे में उनसे पूछ नहीं पाई थी, और अभी वो हवेली में नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। एक तो मेरे पास उनका नंबर भी नहीं है। धृति टेंशन में इधर से उधर कमरे में घूम रही थी कि तभी कमरे का गेट खुलता है और धृति की नजर उस तरफ जाती है। अप जारी है। 4 घंटे तक एक टक देखना। ठाकुर अनवांटेड ब्राइड, ठाकुर हवेली। धृति अपनी जगह रुक गई जैसे ही उसकी नजर दूर खड़े अक्षराज पर गई। अक्षराज ने बस अपने सिर हिलाया और अंदर आ गया।
बिना कुछ बोले वो डायरेक्ट वॉशरूम की तरफ चला गया। धृति ने उस तरफ देखा और बिस्तर पर जाकर बैठ गई। वो अक्षराज के बाहर आने का इंतजार कर रही थी, उसे अभी बात करनी थी पगफेरे के बारे में। ऐसा नहीं था कि उसका दिल बहुत कर रहा था जाने का वापस, बट वो अपने मम्मी पापा के जैसे हार्टलेस नहीं हो सकती थी। वो भले ही उसे अपनी बेटी ना माने, लेकिन वो उन दोनों को अपना सब कुछ मानती थी। कुछ पल बाद अक्षराज वॉशरूम से बाहर आया और क्लोजेट की तरफ बढ़ गया। इस बीच दोनों की आंखें दो पल के लिए एक दूसरे के ऊपर रुकी थी, जो कि काफी थी दोनों के दिल की धड़कनों को बढ़ाने के लिए। वही धृति के दोनों गाल लाल हो चुके थे, क्योंकि अक्षराज अभी बस अपने स्वेटपैंट्स में था और उसकी मसल, चेस्ट और बाइसेप्स साफ साफ दिख रहे थे, जिस पर अभी भी पानी की हल्की हल्की बूंद लगी हुई थी। धृति ने खुद को संभालते हुए कहा, ये क्या हो रहा मेरे साथ। वो अभी अपने ख्यालों में ही थी कि अक्षराज एक बार फिर से कमरे में आ चुका था और इस बार उसने एक सफेद शर्ट पहन रखी थी जिसके ऊपर 2 बटन खुले थे। वो सीधे जाकर अपने काउच पर बैठ गया और अपना सर उसके हेडरेस्ट पर टिका लिया। उसकी आंखें बंद थी, मानो वो किसी गहरी सोच में हो। धृति ने जब ये महसूस किया, उसने आईब्रोज आपस में सिकुड़ गई और उसने खुद से कहा, क्या ये परेशान है? क्या मुझे पूछना चाहिए? नहीं धृति, क्या अगर वो गुस्सा करे तो? लेकिन उन्होंने अभी तक तो कोई गुस्सा नहीं किया है। खुद से लंबी डिबेट करने के बाद धृति ने अपनी सॉफ्ट वॉइस में अक्षराज से कहा, ओम मम अक्ष उद्धरण चिन्ह। अक्षराज जो किसी सोच में था, धृति की आवाज सुनते ही उसकी आंखें खुल गई और अगले ही पल दोबारा से वो उन ब्राउन आइज से टकरा गई। उसकी दिल की धड़कनें तेजी से चल रही थी। आखिर पहली बार जो धृति ने उसका नाम लिया था। ये मेरा नाम इतना अलग क्यों लग रहा है? अक्षराज ने खुद से कहा। अपने इन ख्यालों को साइड करते हुए उसने जवाब दिया, हम। क्यों? क्या आप परेशान हैं? धृति ने धीरे से आगे कहा। अक्षराज ने धृति की आंखों में देखा, जिसमें उसके लिए चिंता साफ साफ दिख रही थी। क्या ये अक्षराज ठाकुर के लिए परेशान है? उस अक्षराज ठाकुर के लिए जिसके लिए आज तक उसका अपना परिवार भी परेशान नहीं हुआ? अक्षराज ने दोबारा से अपने मन में कहा। लेकिन वो ये बात धृति के सामने नहीं कह सकता था। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, बस काम का प्रेशर है। तुमको कुछ चाहिए? उद्धरण चिन्ह डॉट। अक्षराज का जवाब सुन वो समझ सकती थी वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो उसके सामने जिद नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने आगे कहा, नहीं। वो हाँ, कल माँ ने कहा था कि आज मुझे पगफेरे के लिए मेरे घर जाना है, तो क्या आप मुझे उद्धरण चिन्ह डॉट। अभी वो अपनी बात पूरी कर पाती है। अक्षराज ने अपनी रिस्ट वॉच पर एक नजर डालते हुए कहा, तुमको पहले बताना चाहिए था ना। अगर तुम तैयार हो तो चलते हैं, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। धृति ने अपना सर हाँ में हिलाया और साइड में रखे अपने बैग को उठाते हुए अक्षराज के साथ कमरे से निकल गई। गुना गुना गुना। नीचे हॉल में सीमा जी की नजर जैसे ही दोनों पर गई, उनके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। उन्होंने धृति के पास जाते हुए कहा, जल्दी आना धृति। धृति ने अपना सर हिलाया और उनका आशीर्वाद ले लिया। उसकी नजर अक्षराज पर गई, जो बिना सीमा जी की तरफ देखे बाहर चला गया था। ये धृति ने अक्षराज की तरफ देखते हुए कहा। तभी सीमा जी एक छोटी सी स्माइल करते हुए बोली, अच्छे से जाना। धृति ने अपना सिर हिलाया और बाहर चली गई। उसने ये नोटिस किया था कि अक्षराज ठाकुर हवेली में ज्यादा मालती जी से बात करता था और बलराज ठाकुर से तो उनकी बात बस काम को लेकर ही होती थी। जैसे ही वो बाहर गई, उसकी नजर सामने खड़ी ब्लैक थार पर गई, जिसके दरवाजे से लग अक्षराज उसका इंतजार कर रहा था। धृति जैसे ही उसके पास आई, अक्षराज ने सामने वाली सीट का गेट खोला, धृति को अंदर बैठने का इशारा किया। उसका ये जेस्चर देख धृति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके बैठने के बाद अक्षराज भी दूसरी तरफ से आते हुए ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने एक नजर धृति को देखा, जो अपनी सीट बेल्ट लगाने की कोशिश कर रही थी। अक्षराज ने ये देख धीमे से कहा, क्या हम? उसकी ये बात सुन धृति के हाथ अपने आप ही हवा में रुक गए। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और चुपचाप बैठ गई। ये देख अक्षराज आगे बढ़ते हुए सीट बेल्ट को लगा दिया। अपने बीच इतनी करीब महसूस कर एक पल के लिए दोनों ही फ्रीज हो गए थे। लेकिन अगले ही पल अक्षराज ने धृति से दूर होते हुए कहा, माफ कीजिए, और गाड़ी स्टार्ट कर ठाकुर हवेली से निकल गया। धृति ने भी आगे कुछ नहीं कहा। वो खिड़की से बाहर देखने लगी। 1 घंटे ड्राइव करने के बाद उनकी थार अग्रवाल हाउस के सामने आकर रुक चुकी थी। भले ही धृति को गए 2 दिन भी ठीक से नहीं हुआ, लेकिन इस घर से उसकी काफी यादें जुड़ी हैं। वो एक पल में इसे पराया नहीं कर सकती। उसने गहरी सांस ली और घर का दूर बेल बजाया, और कुछ ही पलों में गेट खुल चुका था। पूजा जी धृति और अक्षराज को देख खुश हो गई। उसने जल्दी से कहा, आ गए आप लोग, आए ना बड़े ठाकुर। ये कहते हुए वो अक्षराज को अपने साथ अंदर ले जाने लगी। इस बीच उन्होंने एक बार भी धृति के ऊपर अपनी नजर नहीं डाली थी। ये देख धृति की आंखें अपने आप ही भर गई।
क्या सच है इन लोगों को उसके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वही पूजा जी की ये हरकत अक्षराज के आंखों से भी छुपी नहीं रही थी। उसने एक नजर पूजा जी को देखा और अगले ही पल उसकी नजरें धृति के बुझे हुए चेहरे पर आकार रुक चुकी थी। उसके हाथों की मुट्ठी अपने आप ही कस चुका थी। उसने अपनी कोल्ड वॉइस में धृति से कहा, हमारे साथ अंदर आओ धृति। उसकी कड़क आवाज सुन धृति और पूजा जी दोनों ही सहम गई। उनको डरता हुआ देख अक्षराज ने इस बार पूजा जी की तरफ देखते हुए कहा, यहाँ हम बड़े ठाकुर नहीं बल्कि धृति के पति के तौर पर आए हैं, समझ गए आप। उद्धरण चिन्ह डॉट। जी जी ठाकुर, मेरा मतलब दामाद जी, पूजा जी ने डरते हुए जल्दी से कहा। उन्होंने जल्दी से धृति का हाथ पकड़ते हुए कहा, धृति बेटा हमको तुम्हारी बहुत याद आई। क्या तुमने हमको याद किया? अपनी मम्मी की इस बात को सुन उसका चेहरा ही बदल गया। क्या कहा याद? अरे याद आता तो भी एक बार कॉल करती, लेकिन ये तो हर बार की तरह झूठ है। धृति ने अपने आंखें रोल की और कहा, मम्मी हम अंदर चलकर बात करते हैं। हाँ हाँ बेटा आओ, पूजा जी ने जल्दी से रास्ता खाली करते हुए कहा। कुछ देर बाद पग फेरे की रस्में करने के बाद दोनों ने लंच किया। सुरेश जी अक्षराज के साथ कुछ काम की बातें करने लगे। वहीं धृति अपने कमरे में जाकर अपने बिस्तर पर आराम कर रही थी। उसका कमरा थोड़ा भी बदला नहीं था, ये देख उसे खुशी हुई। उसने अपने बुक शेल्फ से एक किताब निकली और उसे पढ़ने लगी, और पता नहीं कब उसकी आंखें बंद हो जाएंगी। अगली बार जब उसकी नींद खुली तो उसकी नजर सबसे पहले अपने कमरे की सीलिंग पर गई, जिसे देख उसके चेहरे की मुस्कान बड़ी हो गई। नींद लेने के बाद उसे रिफ्रेश फील हो रहा था, लेकिन उसकी गहरी सांस बीच में ही अटक गई जैसे ही उसने अक्षराज की शांत आवाज सुनी, क्या तुम उठ गई? धृति ने जल्दी से अपना चेहरा घुमाया और उसकी आंखें अक्षराज की आंख से जाकर मिल गई। एक वुडन चेयर पर अक्षराज चुपचाप बैठा हुआ था। धृति ने जल्दी से अपनी साड़ी ठीक की और बिस्तर से उठते हुए कहा, वो सॉरी, पता नहीं हमको नींद कैसे आ गई। कोई बात नहीं, बाहर तेज बारिश हो रही है इसलिए हम लोग आज ठाकुर हवेली वापस नहीं जा सकते, अक्षराज ने आगे कहा। धृति ने अपने सर हाँ में हिलाया कि तभी उसकी नजर वॉल क्लॉक पर गई, जिस पर अभी शाम 8:30 बज रहे थे। ये देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। क्या सच में वो इतनी देर तक सोती रही और अक्षराज ने उसे जगाया क्यों नहीं? ये सारे सवाल धृति के मन में घूम रहे थे। तभी उसे अक्षराज की आवाज वापस से आई, तुम फ्रेश हो जाओ फिर हम लोग डिनर के लिए चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। धृति ने जल्दी से अपना सर हाँ में हिलाया और वॉशरूम के अंदर चली गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अक्षराज का हर एक जेस्चर धृति की धड़कन बढ़ा रहा था। वही धृति के जाने के बाद अक्षराज ने अपनी आंख बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने धृति का मासूम चेहरा आ गया, जो उसने 4 घंटे तक देखा था। हाँ, वो पिछले 4 घंटों से सोई हुई धृति को देख रहा था। उसने ना जाने कितनी बार खुद को रोका, लेकिन उसकी आंखें हर बार उसे धोखा दे गई। गुना गुना गुना। डिनर के बाद धृति ने सीमा जी को कॉल करके बता दिया कि आज वो दोनों नहीं आएंगे बारिश के वजह से। लेकिन उसे अब डर भी लग रहा था, क्योंकि उसके वजह से अक्षराज यहाँ रुका है और उसके सारे काम रह गए। अब वो उसके ऊपर गुस्सा ना करे बस। ये सोचते हुए वो अपने कमरे का गेट देख रही थी, जिसके अंदर अभी अक्षराज था। अभी वो कमरे का गेट खोल अंदर ही जा पाती कि किसी ने उसका हाथ खींच लिया। आप उद्धरण चिन्ह जारी है। Guys, please like, comment and give review. Dill it will take your 1 minute, but it will give me motivation to write next chapter. 10 bed sharing और शादी का राज। ठाकुर's अनवांटेड ब्राइड। अग्रवाल हाउस। पूजा जी धृति को अपने साथ एक कोने में ले गई और फिर कहना शुरू किया, हाँ हम धृति, क्या तुमने बड़े ठाकुर से हम लोगों के बारे में कुछ कहा है, जो वो हम लोग से ऐसी बात कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह पूर्ण विराम। अपनी मम्मी की ऐसी बातें सुन धृति ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा, हम ने कुछ नहीं कहा। हम क्यों कहेंगे, हम आप दोनों की तरह नहीं है। चुप धृति, हमारे प्यार का गलत फायदा मत उठाओ। अगर कुछ बोला है तो साफ साफ बता दो। तुम्हारे कारण से तुम्हारे पापा कितने परेशान हैं पता भी है तुमको, पूजा जी ने गुस्से से कहा। अपने पापा के बारे में सुनते ही धृति की आंखें नॉर्मल हो गया। भले ही सुरेश जी से उसे उतना प्यार नहीं मिला था, लेकिन वो उसके पापा थे, वो कैसे ये बात भूल सकती थी। उसने घबराते हुए पूजा जी से कहा, क्या पापा को क्या हुआ? मम्मी, तुम्हारे पापा ने बड़े ठाकुर से हाईवे वाली जमीन की बात है जो कि सरकार की है, लेकिन बड़े ठाकुर ने साफ साफ मना कर दिया और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब तुम ही संभालो इसको। ये कहते हुए पूजा जी धृति के हाथों को झटकते हुए वहां से चली गई। जैसे ही धृति ने पूजा जी की बात सुनी, उसके आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। क्या सच में उसके अपने मम्मी पापा उसके बारे में ये सोचते हैं? हाँ, वो जानती थी कि उसके पापा उस जमीन के लिए कितने पागल थे। क्या उस जमीन के ना मिलने की वजह भी अब वो उसे बनाएंगे? उद्धरण चिन्ह गुना गुना गुना।
हाईवे जमीन सरकार के अंदर आती है और सुरेश जी कब से उस जमीन के पीछे लगे थे क्योंकि उन्हें वहां की जंगल को हटाकर 5 स्टार होटल खोलना था जो कि आगे जाकर उन्हें प्रॉफिट देगा। लेकिन जंगल काटने से सरकार ने साफ साफ मना कर दिया था और अब जब ठाकुर खानदान बेगूसराय की कुर्सी पर है तो सुरेश जी ने ये सोचा था कि वो पहले धृति की शादी छोटे ठाकुर यानी कि चिराग ठाकुर से करवा देंगे और उसके बदले में 1 साल के अंदर कैसे ना कैसे करके हाईवे वाली जमीन अपना नाम करवा लेंगे। लेकिन शादी के दिन सब बदल गया। उसकी शादी ठाकुर खानदान के बड़े बेटे अक्षराज ठाकुर से हो गई और ये था सुरेश जी की किस्मत का टर्निंग पॉइंट। उन्हें पता था कि चिराग ठाकुर बेगूसराय में रहता नहीं और ना ही ठाकुर खानदान के बिजनेस और पॉलिटिक्स में उसका कोई इंटरेस्ट है, इसलिए उन्हें दिक्कत हो सकती है जमीन लेने में। फिर भी उन्होंने धृति के साथ एक दाव ही खेला था। उन्होंने अक्षराज के शादी के बारे में भी पता लगाया गया था क्योंकि बेगूसराय का इक्का उसके हाथ में ही था, लेकिन उसे शादी में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने चिराग ठाकुर को चुना। लेकिन उनको कहा पता था कि भगवान भी उनकी तरफ था। अब जबकि धृति की शादी अक्षराज ठाकुर से हो चुकी थी, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो कि वो वेस्ट नहीं जाने देने वाले थे। इसलिए आज उन्होंने वाले लंच के बाद अक्षराज को देखते ही जमीन की बात है और जिसका जवाब उन्हें उसके मुंह पर डायरेक्ट ही मिल गया और वो था अक्षराज ने उन्हें डायरेक्ट कह दिया था कि वो जमीन नहीं बेचेगी और इसके बाद बिना कोई कारण बताए वो उठकर कमरे में चला गया था। उसके बाद से ही पूजा जी और सुरेश जी परेशान थे। पहले वो धृति को इस बीच नहीं इन्वॉल्व करना चाहते थे, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है उसे इन्वॉल्व करने का और इसलिए अभी वक्त देखते ही पूजा जी ने धृति के सामने सारी बात रख दी सिवाय शादी के राज के। गुना 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 लगभग 15 मिनट सुबकने के बाद धृति ने खुद को नॉर्मल किया और कमरे की तरफ बढ़ गई। वो उस जमीन के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन वो उसके बारे में अक्षराज से बात बिल्कुल नहीं करेगी। शादी के दिन उसने खुद को एक वादा किया था कि इस शादी के बाद अग्रवाल खानदान से वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस लेगी। वो अब थक चुकी थी हर बार ये सह सह से कर। उनसे धीरे से कमरे का गेट खोला और अंदर आ गई। वो जैसे ही अंदर आई उसकी नजर अपने कमरे की बड़ी सी खिड़की पर गई जहां बैठकर अक्षराज एक बुक पढ़ रहा था। बुक, ये तो वही बुक थी जो आज दिन में पढ़ रही थी। धृति को जैसे ही ये समझ आया उसका पूरा चेहरे लाल हो गया क्योंकि ये बुक एक रोमांस नॉवल थी। अब धृति ऐसे जाकर अक्षराज के हाथों से वो बुक छीन भी नहीं कर सकती थी। उसने खुद को कंट्रोल किया और धीरे से अक्षराज को आवाज लगाई, अक्ष उद्धरण चिन्ह। अक्षराज ने जो किताब में खो चुका था उसे भी एहसास नहीं हुआ कि धृति कब कमरे में आई थी। जैसे ही धृति की सहमी हुई आवाज उसके कानों में गई, उसने अपनी नजरें उठा धृति की तरफ देखा और अगले ही पल उसने अपने हाथ में रखी हुई बुक को देखा। उसने जल्दी से वो बुक बंद की और साइड टेबल पर रखते हुए कहा, हम तुम आ गई। दोनों के लिए ही ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो गई थी। धृति ने धीरे से जवाब देते हुए कहा, हम कह रहे थे कि आप बिस्तर पर सो जाएं। ये कहते हुए उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। धृति के कमरे में कोई सोफा या काउच नहीं था, बस एक बेड था, इसलिए धृति कमरे में आने से डर रही थी। उसे पता नहीं था कि सिचुएशन ऐसी बन जाएगी और अक्षराज यहीं रुक जाएगा, वरना वो पक्का कोई इंतजाम कर लेती। लेकिन अब रात को वो क्या करे, और अगर उसके घर में किसी को पता चला तो बात बस बढ़ेगी, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। वही अक्षराज ने भी ये नोटिस कर लिया था, इसलिए तो वो अब तक उसका इंतजार कर रहा था और वक्त बिताने के लिए उसने उसकी किताब का सहारा लिया। जैसे ही अक्षराज ने धृति की बात सुनी, उसने एक नजर बिस्तर को देखा और कहा, और तुम? हम नीचे। अभी धृति ये कह ही रही थी कि अक्षराज ने उसकी बात कट करते हुए कहा, हम सो जाते हैं नीचे, तुम बिस्तर पर सो जाओ। उद्धरण चिन्ह डॉट। उसने जैसे ही अक्षराज की ये बात सुनी, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो अक्षराज को एकटक देखने लगी मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने जल्दी से कहा, आप कैसे? ठाकुर, अक्ष, हमको आदत है। धृति, अक्षराज ने अपनी आंखें दूसरी तरफ घुमाते हुए कहा। धृति, उसके आंखों में अजीब से इमोशन साफ साफ देखे जा सकते थे, लेकिन वो अक्षराज को ऐसे नीचे सोने नहीं दे सकती थी। वो इतनी भी जालिम बीवी नहीं थी। धृति ने एक गहरी सांस ली और कहा, हमारा बेड बड़ा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम बेड शेयर कर सकते हैं। ये कहते हुए उसने लगभग अपनी आंखें बंद कर ली थी, इस डर से कि कहीं अक्षराज उसके ऊपर गुस्सा ना हो। वही अक्षराज ने जैसे ही धृति की ये बात सुनी, उसकी नजर धृति के ऊपर जम गई। वो एक पल के लिए बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। उसने अपनी नजर दूसरी तरफ की और कहा, अगर तुम्हें ठीक लगे तो हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कहते हुए उसके कान लाल हो चुके थे। धृति ने जैसे ही उसकी बात सुनी, उसने अपनी आंखें धीमे से खोली और अपने सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हम चेंज करके आते हैं। और इतना कह वो वॉशरूम में चली गई। गुना गुना गुना। थोड़ी देर बाद
धृति वॉशरूम से बाहर आई, उसकी नजर अक्षराज पर गई। वो बिस्तर की एक तरफ चुपचाप लेटा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो बता सकती थी कि वो सोया नहीं है। धृति ने भी कुछ नहीं कहा और अपनी तरफ आते हुए वो भी आराम से बिस्तर पर लेट गई। दोनों ही चुप थे, लेकिन दोनों के ही इमोशन उनके पूरी बॉडी में अंदर नाच रहे थे। एक अजीब सा एहसास जो दोनों ही महसूस कर पा रहे थे। पता नहीं कब यही सब सोचते सोचते धृति की आंख लग गई। उसकी गहरी सांसों की आवाज जैसे ही अक्षराज के कानों में गई, उसने अपनी आंख खोल दी और धृति के तरफ देखा जो सो चुकी थी। 2 पल आराम से उसके चेहरे को इतने पास से देखने के बाद अक्षराज ने अपनी आंखें वापस से बंद कर दी और सो गया। इस बार उसके हसीन चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल थी। She is like the drugs to which he is getting addicted day by day. Wine 1 जारी है। यार रिव्यू क्यों नहीं दे रहे हो? दे दो ना प्लीज दिल। नेक्स्ट चैप्टर तभी दूंगी, देख लेना फिर।